387 387 ना, चलिए एकदम सही बताया तुम लोगों ने। तो शुभ आरंभ करते हैं किसके साथ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के साथ। इसको हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए अब थोड़ा सा आवाज कम रखेंगे, क्योंकि ये बताया ना रात का समय हो चुका है, तो आसपास के जो रेजिडेंट है उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना, नहीं तो उनको अगर दिक्कत आएगी तो हमें परेशान करेंगे। कहीं तुम लोग उस रील वाले तो नहीं हो, जैसे रील वील में बोलता है वो लोग कि जब जाते हैं हम लोग वहाँ वैष्णो देवी, तो शुरुआत के 2 किलोमीटर जय माता दी जय माता दी, और उसके बाद का दिखाता है 10 किलोमीटर चढ़ने के बाद एनर्जी खत्म रहता है। तो तुम लोग ऐसा तो नहीं है, इसलिए मैं जानबूझ के शुरू में ज़्यादा चिल्ला उल्ला नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं एनर्जी बचा के रख रहा हूँ, है ना, और वो एनर्जी को सुबह 6 बजे तक हमने एग्जॉस्ट करना है। तो अभी शुरू में अगर ज़्यादा एनर्जी दिखा दूंगा तो कहीं लास्ट में जाते जाते मामला बिगड़ ना जाए। तो एक नॉर्मल एनर्जी में पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे और कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले क्या करते हैं जल्दी बताओ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की पढ़ाई करते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले बताओ, जेआईजीएल के अंदर अब हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का क्या नाम है? एक बार और चैप्टर का नाम लीजिए। 3 बार नहीं बोलते हैं। चलो जल्दी से बताओ, तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के। इस बार इस चैप्टर में काफी कंटेंट मैंने ऐड किया है, इसलिए इस बार पढ़ना जरूरी है। ठीक है, पढ़ लिया? अगर आप देखेंगे तो पुराने बुक के कंपैरिजन में काफ़ी चीज़ें इस बार ऐड हुई हैं, है ना, तो इसलिए ये फिर से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। आइए जी, सबसे पहले शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, है ना। देखिए, कहा जाता है कि आजकल जो वर्ल्ड है ना, जो वर्ल्ड के अंदर एक्टिविटीज़ हैं, है ना, एक्टिविटीज़ अंडर वर्ल्ड, एक्टिविटीज़ इन वर्ल्ड, है ना, जो वर्ल्ड के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? फिजिकल, क्या होती हैं? फिजिकल। और एक दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। कहते हैं ना, 2 वर्ल्ड होता है, फिजिकल वर्ल्ड और इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, कहते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड को ही हम ई वर्ल्ड कहते हैं, कहते हैं ना, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक। उसी इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड के अंदर होता है आईटी। क्या होता है? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अभी हम पढ़ेंगे। पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस दुनिया का, पहले बताइए, फिजिकल वर्ल्ड है या इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है? अब इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड का मतलब है, अब जब तक मैं आईटी एक्ट पढ़ाऊंगा तुम्हारे दिमाग में सिर्फ क्या चलता रहना चाहिए? कंप्यूटर। क्या चलना चाहिए? कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन, है ना, यही सब ना, यही सब तो है इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, यही सब है कि नहीं। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं आईटी, आईटी का मतलब इट्स अ थिंग रिलेटेड टू व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, ई वर्ल्ड। क्लियर है जी? दिमाग में से फिर आना चाहिए कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है जी? अब बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छा है। आईटी को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो इंफॉर्मेशन क्या होता है? पहले होता है, एक बात बताइए, इंफॉर्मेशन क्या होता है? जानकारी। जानकारी का मतलब क्या है? कि सिर्फ अपने लिए जानकारी होता है, जानकारी को डिसेमिनेट किया जाता है। डिसेमिनेट का मतलब फैलाना। तो जब इंफॉर्मेशन को फैलाने के लिए आप किसका मदद लेते हैं? टेक्नोलॉजी का मदद लेते हैं, तो दैट बिकम्स द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कितना आसान है ना, है ना। अब इंफॉर्मेशन को फैलाने के लिए पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा, तो इंफॉर्मेशन के कलेक्शन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। कलेक्ट करने के बाद स्टोर करना पड़ेगा, तो स्टोर करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। और फिर उस इंफॉर्मेशन को जो जरूरतमंद है उसको देना है, तो उसको बोलते हैं डिसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? डिसेमिनेशन। तो उसमें भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई, है ना, इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज हैं, अगर वो एक्टिविटीज करने के लिए आपने क्या किया? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, तो दैट सिस्टम बिकम्स द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन में बताइए कौन कौन सा काम होता है? सर कलेक्शन होता है ना, सर स्टोरेज होता है। क्या होता है? स्टोरेज। और डिसेमिनेशन होता है। क्या होता है? डिसेमिनेशन। और डिसेमिनेशन का मतलब फैलाना।
अच्छा, यही तीन काम करने के लिए किसका मदद लिया तुमने? टेक्नोलॉजी का मदद लिया, तो दैट बिकम्स द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। याद रहेगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? चलिए आगे बढ़ें। अगर आप देखिएगा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मैंने आपको डेफिनेशन दे दिया, जरा पढ़िए तो। पढ़ लिया? जो मैंने बोला था वही है ना डेफिनेशन? क्या लिखा हुआ है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन अ ब्रॉडर सेंस कनोट्स द टेक्नोलॉजी विच इज कनेक्टेड विद इंफॉर्मेशन। और टेक्नोलॉजी हम क्यों यूज कर रहे हैं? सो एज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड द डिसिमिनेट द इंफॉर्मेशन। क्लियर है जी? अब देखिए यहां देखो, यहां लिखा हुआ है स्टोरेज, रिट्रीवल एंड डिसिमिनेशन। स्टोरेज का मतलब कलेक्ट करके क्या करना? स्टोर करना। रिट्रीव का मतलब उसको निकालना, और डिसिमिनेट का मतलब उसको फैला देना। क्लियर है जी? लेकिन चक्कर ये है कि आईटी के फायदे भी हैं और आईटी का नुकसान भी है। तो क्या हुआ, शुरू में जब आईटी आया है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे तो 21वीं सदी का है ना, पुराने वाले सदी सब में तो होता नहीं था। तो अब जब 21वीं सदी के शुरुआत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया तो शुरुआत में लोगों को बड़ा अच्छा लगा, अच्छा लगा, पर धीरे धीरे उसका मिसयूज होना शुरू हो गया। तो जब मिसयूज होना शुरू हो गया तो उसके लिए फिर उसको रोकने के लिए क्या बनाना पड़ गया? लॉ। एंड दैट लॉ आपके सामने है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो भारत में बनाया गया है। अच्छा, आपको क्या लगता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिर्फ भारत में है या पूरे वर्ल्ड में है? अब पूरे वर्ल्ड में है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी पूरे वर्ल्ड में होता होगा। तो जो वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबसे बड़ा नाम किसका आता है? यूनाइटेड नेशंस का। तो यूनाइटेड नेशन मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, एक वहां पे उन लोगों ने लॉ बनाया था, यूएन साइट्रल लॉ। क्या बनाया था? यूएन साइट्रल लॉ। यूएन साइट्रल के अंदर ही इन्होंने कहा कि नहीं, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स, क्या है? ई कॉमर्स, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ई कॉमर्स में बहुत फ्रॉड हो रहा है। ई कॉमर्स में क्या होता है? आप कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं थ्रू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, आप क्या करते हैं? कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं। तो वहां पे बड़ा मिसयूज होने लगा, तो यूनाइटेड नेशन एक्शन में आया और यूनाइटेड नेशन ने अपने मेंबर कंट्रीज को कहा कि आप सब अपने यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिसयूज को रोकने के लिए क्या बनाइए? लॉ बनाइए। और आपको मालूम है इंडिया भी क्या है? यूनाइटेड नेशन का मेंबर कंट्री है। तो यूनाइटेड नेशन के प्रेशर में भी भारत में फिर ये लॉ पास हुआ, जिसका क्या नाम रखा गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो 2000 का लॉ तो बहुत नया लॉ माना जाएगा। कहाँ हम 1800 सबका लॉ पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से तो 2000 का लॉ नया ही माना जाएगा। अच्छा, लॉ जब शुरू में आया तो लॉ मेकर को भी उतना नहीं पता था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डे बाय डे नया रूप लेता जाता है, और जितना वो नया रूप लेता है उतना ही तरीके का फ्रॉड आता है, जिसको हम साइबर फ्रॉड कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इस एक्ट में बार बार अमेंडमेंट होता रहता है। क्या होता रहता है? बार बार अमेंडमेंट होता रहता है। फोन में नहीं देखते हो कि आईफोन 14 में कुछ और फीचर, आईफोन 15 में कुछ और फीचर। तो जो फीचर्स आते हैं उसका यूज भी है और उसका मिसयूज भी है। तो ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें बार बार किसकी जरूरत पड़ती है? अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। क्लियर है जी? चलिए सबसे पहले आइए, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो है साइबर क्राइम को रोकना, और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से जुड़ा हुआ, ई कॉमर्स से जुड़ा हुआ अगर कभी भी कुछ फ्रॉड होता है तो उसको रोकना। क्योंकि पैसा ज्यादा इन्वॉल्व कहाँ है? ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स में तो सबसे ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहले बताइए आप। तो सुनिए, अब सबसे पहले तो आईटी एक्ट क्या करता है, सो सुनो आप। सबसे बड़ा काम आईटी एक्ट का है कि आईटी एक्ट, जो हमारा आईटी एक्ट 2000 है, ये फिजिकल चीजों को और इलेक्ट्रॉनिक चीजों को, चूंकि देखो आईटी एक्ट पहले ये समझता है कि आज की दुनिया इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है। रुकिए एक सेकंड, क्या लिख रहा था मैं? आईटी एक्ट क्या करता है, जल्दी बताओ। आईटी एक्ट क्या करता है? इक्वेट करता है। क्या करता है? इक्वेट। इक्वेट का मतलब समझते हैं? क्या क्या चीज जो नहीं, अलग नहीं, बराबर करता है। जो फिजिकल चीजें हैं उसको किससे एग्जैक्टली? इलेक्ट्रॉनिक चीजों से क्या करता है? वो बराबरी पे लाता है। बराबरी का मतलब हो गया, अगर कहीं पे किसी भी एक्ट में रिक्वायरमेंट है फिजिकल का और उस रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करते हो इलेक्ट्रॉनिक से, तो वो माना जाएगा फुलफिल्ड ही माना जाएगा। क्योंकि शुरुआत में क्या था, जब इलेक्ट्रॉनिक चीजें आई तो लोगों को उसके बारे में पता नहीं था, तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों से लोग डरते थे। लेकिन अब तो काफी टाइम हो गया आईटी को, तो अब लोग उसको एक्सेप्ट करने लगे। आपने कंपनी लॉ में भी देखा होगा,
पहले ये लोग वर्चुअल बोर्ड मीटिंग लाया, है ना, फिर ये लोग वर्चुअल एजीएम और ईजीएम भी ले आया, और अब वर्चुअल एजीएम ईजीएम एक नॉर्मल सी बात हो गई है, लगभग हर कंपनी वर्चुअल एजीएम ईजीएम कराने लगी है, पहले सिर्फ वर्चुअल बोर्ड मीटिंग होता था। तो धीरे धीरे आप देखना जहां जहां फिजिकल की रिक्वायरमेंट है वहां वहां इलेक्ट्रॉनिक भी अब बराबर ही माना जाता है। तो आईटी एक्ट का सबसे बड़ा काम यही था, उसने फिजिकल वर्ल्ड को ला दिया एट पार विथ इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड। अब देखना इस चैप्टर में ज्यादातर हम यही पढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इस चैप्टर के दो पार्ट है, एक तो शुरुआत के पार्ट में ये कहेगा जितनी भी फिजिकल चीजें हैं, अगर फिजिकल की जगह पे आप इलेक्ट्रॉनिक देते हो तो भी हम समझेंगे कंडीशन सेटिस्फाइड है। और फिर कुछ देर के बाद आधे चैप्टर के बाद आप देखोगे कि ये फ्रॉड के बारे में बात करने लगेगा और उसके बारे में पेनल्टी वेनल्टी के बारे में बात करने लगेगा, जिसके हम साइबर फ्रॉड्स कहते हैं। तो ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। शुरुआत में इक्वेट करता हुआ नजर आएगा। इक्वेट का मतलब जैसे बोलेगा फिजिकल डॉक्यूमेंट है तो आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दो चलेगा, फिजिकल सिग्नेचर है आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दे दो चलेगा, फिजिकल फाइलिंग है आप ई फाइलिंग कर दो चलेगा। शुरू में सब कुछ क्या कर रहेगा, आपको बताता जाएगा कि फिजिकल वर्ल्ड को और इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड को अब हम अलग अलग नहीं समझते, दोनों को बराबर ही समझते हैं। और उसके बाद चूंकि अब मिसयूज भी होगा, तो मिसयूज होगा तो क्या होगा, फ्रॉड्स होंगे, साइबर फ्रॉड्स होंगे, साइबर क्राइम होगा। तो उसके लिए उन्होंने लास्ट में क्या लिखा है, पेनल्टी और पनिशमेंट। तो चलिए शुरू करें, आ जाओ भाई शुरू करते हैं। देखो जो मैंने बोला यही लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या आईटी एक्ट ने लीगल रिकॉग्निशन दे दिया हर वो ट्रांजैक्शन को जो आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं या इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। यस, इसने क्या दे दिया, लीगल रिकॉग्निशन। लीगल रिकॉग्निशन का मतलब अब फिजिकल वर्ल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड इज लगभग एट पार। आइए अब देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है आईटी एक्ट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है भाई। तो आईटी एक्ट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, आप जितने भी ट्रांजैक्शन अब किसके थ्रू करोगे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स। क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स को उन्होंने क्या दे दिया है, अब लीगल रिकॉग्निशन दे दिया। मतलब ई कॉमर्स भी अब सही माना जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद गवर्नमेंट एजेंसी को भी क्या दे दिया, लीगल रिकॉग्निशन दे दिया। आप पूरा MC21 चैप्टर पढ़ते हो, उसमें MC21 में क्या पढ़ते हो, ई फाइलिंग ही तो पढ़ते हो। और हद तो ये है कि कंपनी लॉ में फिजिकल फाइलिंग अब कितना ही बचा है, सारा का सारा तो ई फाइलिंग ही हो गया। और अगला, अच्छा एक बात बताओ, ये तो 2000 में एक्ट आया, ये एक्ट कब आया, 2000 में। तो क्या इन्होंने पुराने एक्ट, जो जितने भी पुराने एक्ट चले थे हर जगह फिजिकल 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 लिखा हुआ था, क्या इसने सबको अमेंड किया होगा। तो देखो जो मेन मेन लॉ थे जैसे आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, आरबीआई एक्ट, ये बड़े बड़े एक्ट में तो इन्होंने अमेंडमेंट किया। और कहा सर बाकी एक्ट में क्या किया, अब बताइए भारत में 10 लाख कानून है, तो क्या 10 लाख कानून को अमेंड करता रहेगा ये। तो इन्होंने क्या किया, इस एक्ट को दे दिया ओवर राइडिंग इफेक्ट। जैसे इस एक्ट के सारे सेक्शन में क्या लिख दिया, नॉट विथस्टैंडिंग, नॉट विथस्टैंडिंग, तो अपने आप ही उस सारे एक्ट पे क्या कर गया, ओवर राइड कर गया। तो कुछ एक्ट ऐसे थे जिनके अंदर तो अमेंडमेंट हुआ, लेकिन कुछ कानून ऐसे थे जिसको उन्होंने टच नहीं किया, बस इस एक्ट को क्या दे दिया उनके ऊपर, ओवर राइडिंग इफेक्ट। तो बात तो बराबर ही हो गया ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर, पहले बताइए। ये एक लाइन बोलेगा कि भारत के किसी भी एक्ट में अगर मान लीजिए फिजिकल रिकॉर्ड्स की जरूरत है और अगर आप आईटी एक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स दे रहे हो तो बराबर ही माना जाएगा, और इस एक्ट के उस सेक्शन को क्या कर देगा, नॉट विथस्टैंडिंग कर देगा। तो बात तो बराबर ही हुआ ना। तो बताइए क्या इसने सारे कानून को अमेंड किया या आपको कुछ को अमेंड किया और कुछ बाकियों के ऊपर ये क्या दे दिया, ओवर राइडिंग इफेक्ट दे दिया, है ना। इन टोटल आईटी एक्ट जो भी बोलेगा अब सबको मानना है और हर एक्ट को मानना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए जी अब आइए आगे। हाँ लेकिन कुछ एक्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, कुछ एक्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, शैल नॉट अप्लाई। मतलब उस एक्ट के डॉक्यूमेंट्स अभी भी फिजिकल ही रह सकते हैं। बताओ कौन कौन सा एक्ट है, जल्दी बताओ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बस किसको छोड़ के, चेक को छोड़ के, क्योंकि चेक वेक पे भी आजकल तुम देख रहे होगे वो MICR कोड की कौन सा कोड, स्कैन कोड सब लगाता है वो लोग, तो उसमें भी आजकल ये लोग आईटी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन नॉर्मल जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, प्रोमिसरी नोट होता है, ये सब तो फिजिकल ही रहता है। अब कहाँ ई बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ आया क्या। अगला, पावर ऑफ अटर्नी, आज भी वो आपके स्टैम्प पेपर पे ही बनता है, नहीं बनता है। उसके बाद ट्रस्ट डीड है, विल है, और उसके बाद कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप बेच रहे हो या कन्वेंस कर रहे हो, किसका, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। अभी भी देखो सेल डीड सब बनता है, इंडियन स्टैम्प एक्ट पढ़े हो। तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज भी फिजिकल ही चल रही हैं। चलिए अब कुछ डेफिनेशंस पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन क्या चीज का है, जल्दी बताओ।
होना तो यही इंफॉर्मेशन का ही होना है। तो इंफॉर्मेशन का मतलब, अब भाई इंफॉर्मेशन का कोई मतलब थोड़ी होगा, तो इन्होंने इंक्लूसिव डेफिनेशन दिया, ये लो। अरे इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी। जानकारी कहीं भी रखा जा सकता है। जैसे जानकारी डेटा के फॉर्म में हो सकता है, मैसेज के फॉर्म में हो सकता है, मेरे साथ साथ बोलते रहना, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, इमेज के फॉर्म में हो सकता है, साउंड के हो सकता है, वॉइस, कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिजी, अरे कहीं भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब भाई इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी जो कहीं भी स्टोर हो सकती है, कहीं भी स्टोर हो सकती है। अब सुनना, तीन है, सब मिला के तीन, क्या तुम समझो सब मिला के चार। इस चार को एक साथ ग्रुप करो, तो इस चार को एक साथ ग्रुप करो, सिखाता हूं। बताओ चार डेफिनेशन का नाम बोलो तो पहले तुम लोग। ऑरिजिनेटर, इंटरमीडियरी, अड्रेसी, कम्युनिकेशन डिवाइस। क्लियर है? एक एग्जांपल दूंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बच्ची पूछ रही है सर ट्रस्ट क्या होता है। अब ट्रस्ट तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर पढ़ाया है, उस बच्ची का चैप्टर छूट गया होगा, तो जब आप वो चैप्टर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बताओ ट्रस्ट एक्ट कहाँ है? SBIL में है ना, तो जब आप वहां पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब ये चारों को मैं एक साथ जोड़ता हूं, इधर देखना, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सुनो, जैसे मैं किसी भी बच्चे का नाम ले लेता हूं, आप बताइए क्या नाम है आपका? है नमन। ये देखो नमन, ठीक है जी, नमन है। यहां पे आप बताइए अपना नाम बताइए। कुणाल, ये है कुणाल, नमन और कुणाल, ठीक है। नमन ने अपने फोन से, अपने फोन से, ये इसका फोन है ना, कौन सा फोन है? एंड्रॉइड फोन। एंड्रॉइड फोन में बहुत सारे फीचर्स होते हैं ना, है ना। अमन ने अपने एंड्रॉइड फोन से, है ना, एंड्रॉइड फोन के ऊपर इन्होंने जीमेल इंस्टॉल किया हुआ था। अब जानते हैं जीमेल का एक लोगो बना रहता है, जीमेल इंस्टॉल किया हुआ था। तो उस जीमेल के थ्रू इसने कुणाल को क्या भेजा? मेल भेजा। क्या भेजा? मेल भेजा। पहले ये बात समझ में आ गई? बड़ा नॉर्मल सा ट्रांजेक्शन है, ये होता रहता है, आप लोग भी भेजते रहते होगे। आजकल तो कंप्यूटर से कम लोग फोन से बहुत कुछ भेज देते हैं, है कि नहीं। अब इस चारों का नाम मैं बोल देता हूं, आ जाओ। एक बात बताओ, उस मेल में क्या खाली मेल गया होगा या इस मेल में इंफॉर्मेशन होगा? अरे मेल कंटेनिंग, सीधा सा बात है ना, मेल में क्या होगा? इंफॉर्मेशन ही होगा ना। अरे मेल में कुछ तो भेजा होगा, चाहे गाली ही भेजे, तो गाली भी भेजा होगा तो गाली भी तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही है कि तू ऐसा है है ना। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, गाली वाली मत भेजना भाई तुम लोग। चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब चलो तुम ही लोगों चारों में देख लो, जो नमन है क्या उसने मेल भेजा? तो मेल वहीं से स्टार्ट हुआ, तो इसको बोलेंगे ऑरिजिनेटर। क्या बोलेंगे? ऑरिजिनेटर। ऑरिजिनेटर वो है जहां से इंफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, उसने फोन से भेजा, तो फोन जल्दी बताओ चारों में से क्या होगा? ना ना ना, इंटरमीडिएट नहीं है वो, कम्युनिकेशन डिवाइस, ये वर्ड है। ये हो गया फोन, इसका क्या हो गया बोलो? कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस। अच्छा बताइए कम्युनिकेशन डिवाइस में किसके थ्रू भेजा? जीमेल के थ्रू भेजा, तो जीमेल कंपनी क्या हो गई? इंटरमीडियरी। क्या हो गई? इंटरमीडियरी। और किसको भेजा? कुणाल को भेजा, तो कुणाल हो गया एड्रेसी। देखो डबल डी है, क्या है? डबल डी, RE, डबल S, डबल E। अरे सब कुछ डबल डबल है यार, है बस मुझे लगता है क्या डबल नहीं है इसमें, ई डबल, एक बार ई और ए डबल नहीं है, बाकी अच्छा R भी, हाँ ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब सुनो, अब देखो तुम्हारा चारों डेफिनेशन हो गया। चलिए ऑरिजिनेटर नंबर 1 पे होगा, नंबर 2 पे वो क्या उठाएगा? अपना कम्युनिकेशन डिवाइस। जरूरी है फोन होगा, कंप्यूटर नहीं हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है। नंबर 3 पे वो किसको ओपन करेगा? इंटरमीडियरी के प्लेटफॉर्म को। और नंबर 4 में वो जाएगा किसको? एड्रेस को। मुझे लगता है एकदम समझ में आ गया तुम लोग को। अब ये चार्ट जल्दी से उतार लो। अब फोन का नाम चाहे तो रख सकते हैं, है ना, फोन का नाम सैमसंग, ओप्पो, वीवो, है नथिंग। कौन सा फोन है? नथिंग। अरे भाई मैं बोले कौन सा फोन करता, तो नथिंग तो कोई देगा ही नहीं फोन। अच्छा नथिंग फोन भी आ गया, मुझे नहीं पता था ये भाई। वन प्लस के फाउंडर का है नथिंग। वाह। का फोन बैग में क्या है? तो नथिंग। हमारा चला बैग में फोन था, है ना। पुलिस पूछा कि किसके थ्रू धमकी दी हो? तो नथिंग।
तो उसको लगा नथिंग बोला, पुलिस दे दिया 2 थप्पड़ खींच के। सर नथिंग नाम का फोन है। कैसा कैसा नाम रखता है भाई ये लोग। ऐसे वन प्लस तो बढ़िया फोन है, हैं? नथिंग बढ़िया है, पता नहीं नथिंग मैंने देखा नहीं ना, उसका ऐड देखा मैंने, तुम लोग कहाँ देख लिए? ऐड वैड तो नहीं आया अभी तक। चार्ट भी उतारते रहे ना, बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा हो ये सब। अच्छा जरूरी टेढ़ा मेरा जैसे मैंने किया तुम भी ऐसे टेढ़ा मेरा करोगे? तुम सीधा भी कहता है यस सर, तुम सीधा भी बना सकते हो। ऑनलाइन वाले बच्चे अगर घर पे नींद आए तो दोनों आंखों के पलकों में रस्सी बांध के कहीं टांग देना। अब बाकी मैं ये बता दूं, मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ लोग CSWT का बच्चा सब रहता है, इतना मासूम रहता है, CSWT पास होके आता है कि उसको लगता है सर सच में ऐसा कर रहे हैं। बेचारा सच में कर गया तो फिर मेरे ऊपर केस हो जाएगा, है ना? तो केस तो सब पे हो सकता है ना, और अकेला लॉयर थोड़ी हूं मैं। चलिए हो गया, अब मैं हटा रहा हूं, जल्दी करो। तो 4 डेफिनेशन तुम्हारा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले बताइए। अब 4 डेफिनेशन को जल्दी से लाइन बाय लाइन स्पीड में पढ़ो, तो कीवर्ड्स निकालो तो जल्दी से, जल्दी जल्दी स्पीड में। गर्मी लग रही है ना एकदम शानदार, यही चाह रहा था मैं। है चक्कर आ रहे हैं तो 2 बाल्टी पानी में रखता हूं, तुम लोग को रुको। एक बच्ची लिख रही है सर अभी कहाँ आएगा नींद। हाँ वो तो तुम लोग का नेचुरल, 3 बजे तो सोते ही हो तुम लोग, 3 बजे के बाद मजा आएगा यहाँ पे, एक नींद का झोंका आएगा, है ना? बाहर बारिश हो रही है क्या? आवाज से लगा ऐसा नहीं। नहीं आजकल दिल्ली में कुछ भी हो रहा है, भूकंप आ रहा है ना? वीडियो तो तुम लोग को भेजा था मैंने भूकंप का, है ना? तुम लोग ये सोच रहे थे कि आप ये, अरे उससे ज्यादा था, जब भयंकर भूकंप था तो मैं भाग चुका था। वीडियो तो तब बनाया जब चीज थोड़ी सी ठीक हो गई। ये था कहानी। 6.4 बहुत होता है भाई, और दिल्ली में तो मुझे आदत है खैर भूकंप सबका, लेकिन ये तो भयंकर था कल। कल तो भयंकर था सच में। हाँ मैं पहले लिफ्ट में घुसा भागने के लिए, तो मेरे बगल वाले फ्लैट वाले लिफ्ट में नहीं जाना चाहिए, है ना? अच्छा लिफ्ट में नहीं जाना चाहिए, ओ ठीक है तब। हाँ छत पर से कूद जाना चाहिए। अब मालूम चला बाद में पता चला भूकंप कोई खास था नहीं, एक छत से कूद जाना चाहिए। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप लोग कुछ कुछ टाइप करते रहिएगा, तो आप जिंदा रहेंगे, सॉरी जिंदा तो रहेंगे ही, मतलब आप जगह रहेंगे, है कि नहीं? और ऐसे भी टाइप करने का फायदा है, इस पे क्या लगाया हुआ है मैंने, कौन सा स्कीम लगाया हुआ है, गिव अवे स्कीम लगाया हुआ है, तो उसका तो फायदा मिलेगा ही। चलो अब आगे बढ़े, 4 हो गया, पढ़ लिया तुम लोगों ने। चलिए अब हम पढ़ रहे कंप्यूटर। और सर कंप्यूटर का डेफिनेशन बचपन में पूछा जाता था हम लोगों से, स्कूल में कौन से क्लास में तो पूछा जाता है ना? अब बच्चा सब एकदम रटे रहता है कि कंप्यूटर वो डिवाइस है जो पहले इनपुट लेता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है, फिर डिजायर्ड आउटपुट देता है, बट डज नॉट इंक्लूड अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को कभी कंप्यूटर माना नहीं जाता है। ऐसे होता है ना, इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है, और डिजायर्ड रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है, यही कहते हैं ना। लेकिन वो बचपन में होता था, यहाँ अलग डेफिनेशन है। चलो जल्दी से पढ़ जाओ, तो यहां से लेके यहां तक पढ़ जाओ। अब इसमें कुछ वर्ड्स होंगे मुझे भी पता नहीं है भाई, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इंजीनियर थोड़ी हूँ जो समझूंगा। तो ये है कि भाई इसको एक बार याद कर लो। डेफिनेशन पढ़ के क्या लगता है, कंप्यूटर का मतलब सिर्फ कंप्यूटर को समझा है, या उससे रिलेटेड चीजों को भी कंप्यूटर के डेफिनेशन में लिया है? कहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि ये लो, इसके बाद देख लीजिए सारा। अच्छा एक बात बताओ, जो तुम्हारा वो पेन ड्राइव लगाते हो, पेन ड्राइव होता ना, वो भी कंप्यूटर में माना जाएगा? कैसे माना जाएगा? स्टोरेज, हार्ड डिस्क को, से ये सबको कंप्यूटर, ये एक्ट है ना भाई, ये कोई इंजीनियर का पढ़ाई थोड़ी है जो यहाँ पे कंप्यूटर का मतलब समझाएगा ये, है ना? चलिए जी, कंप्यूटर नेटवर्क, मैं देखता हूँ तुम लोग कितना कंप्यूटर मालूम है। बताओ तो नेटवर्किंग क्या होता है? सर नेटवर्किंग वो होता है जिसमें एक अदना सा इंसान भी कोट पहन के चलाता है। अरे वो नेटवर्किंग बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, है ना? कंप्यूटर की नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का मतलब वहां भी वही होता है, यहां भी होता है, एक से ज्यादा लोग आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहां बताइए मैं किसको जोड़ रहा हूं, लोगों को जोड़ रहा हूं या कंप्यूटर को जोड़ रहा हूं?
आप में से कितने बच्चे कभी कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश किए हुए हो? यही तो सिखाया जाता है बचपन में, स्कूल में भी सिखाया जाता है थोड़ा बहुत। जैसे 4 कंप्यूटर लगा हुआ है, मान लो 4 कंप्यूटर लगा हुआ है और चारों कंप्यूटर को तुम्हें जोड़ देना है। नहीं, स्क्रीनिंग क्या? नहीं नहीं, ऐसे है, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, नहीं नहीं, जैसे मैं यहीं से बैठे बैठे, ये कैसा कैसा कमेंट बच्चा सब दिल विल भेज रहा है यार। एनके जे सर जिंदाबाद, वो क्या क्या फोटो सब भेज रहा है यार तुम लोग। चलो इधर देखो, एकाएक मुझे नजर गया, इतना लाल 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 दिखा मुझे कुछ कंप्यूटर पे, और देख रहा हूँ क्या से क्या कमेंट आ रहा है। ये सब रात में पगला गया बच्चा सब, है ना। चलिए आप मुझे ये बताओ, सुनो जरा ध्यान से। अच्छा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एक्चुअली कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या होता है, जैसे एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर वहां रखा हुआ है, मैं यहाँ पे कुछ स्टोर किया, मान लो यहाँ के मैं डी ड्राइव में स्टोर किया, और वहां से कोई रिट्रीव करना चाहता है तो जनरली रिट्रीव नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ये कंप्यूटर के बीच में नेटवर्क इस्टेब्लिश्ड है तो वो वहीं बैठे बैठे यहाँ के कंप्यूटर के डी ड्राइव को वो वहाँ पे डाउनलोड कर सकता है, वहाँ पे पेस्ट कर सकता है। इसको नहीं, एनी डेस आजकल शुरू हुआ है ना, लेकिन पहले क्या होता था नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग मतलब 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ देना, आपस में क्या करना, जोड़ देना। अब जोड़ने का तरीका क्या हो सकता है, किससे जोड़ सकते हैं, बोलते चलो। अरे बोल ही नहीं रहा कोई, ठीक है, टर्मिनल के थ्रू या एक कॉम्प्लेक्स के थ्रू, है ना। अब ये सब कैसे जुड़ता है, ये सब इंजीनियर समझते हैं, लेकिन जुड़ने का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, है कि नहीं। आपको नहीं लगता है कि जो रेलवे है, रेलवे के कंप्यूटर्स नहीं जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, तो कैसे जोड़ता है ये लोग। अब बताइए, रेलवे का कंप्यूटर तार से तो जोड़ता नहीं होगा, सैटेलाइट से जोड़ देता है। किससे जोड़ देता है ये लोग, सैटेलाइट्स, समझे। चलिए कंप्यूटर रिसोर्स में क्या क्या आएगा बताओ। अरे कंप्यूटर रिसोर्स में वो सारी चीजें आएंगी जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं, बोलो क्या क्या आएगा। कंप्यूटर रिसोर्स में पहले कंप्यूटर तो आएगा ही, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा, कंप्यूटर डेटाबेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सब सब तो कंप्यूटर ही माना जाएगा। अच्छा अब जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कौन सा फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बताओ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब। सीधा सा बात है, जो फिजिकल फॉर्म नहीं है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चीजें कहाँ रहती हैं, मीडिया में रहती हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रहती हैं, ऑप्टिकल, कंप्यूटर मेमोरी, माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिशी और सिमिलर डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक चीजें इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में ही तो रहेंगी ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताइए। अगला डिजिटल सिग्नेचर मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, इसको यहीं छोड़ दीजिए, डिजिटल सिग्नेचर को छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को छोड़ दीजिए, एक दो पेज के बाद आ रहा होगा देखिए, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे आ जाते हैं। अब बताओ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में क्या क्या चीजें आएंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब सीधी सी बात है, कोई भी डेटा है ना जो आपने कहाँ रखा है एग्जैक्टली बताइए, कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिशी, इस सब चीजों में रखा है, तो दैट बिकम्स द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में कुछ देर में पढ़ाने वाला हूँ, ये किससे जुड़ता है, डीएससी से। किससे जुड़ता है, डीएससी से। की पेयर वहीं से है, प्राइवेट की वहीं से है, पब्लिक की वहीं से है। ये सब डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से जुड़ा हुआ था, तो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ अभी। अब आइए सिक्योर सिस्टम। एक बात बताइए, आपका सिस्टम कब सिक्योर माना जाएगा, जब उसका कोई क्या ना ले पाए, अनऑथराइज्ड एक्सेस ना ले पाए, उसका मिसयूज ना कर पाए, मालूम चला, रिलायबल लगे, है ना, और ऑपरेशन में वो करेक्ट रहे। जैसे अगर बताओ किसी कंप्यूटर में अगर घुस गया वायरस, तो क्या वो रिलायबल है, क्या वो करेक्ट ऑपरेशन कर रहा है, पहले बताओ। आपको मालूम है जहां वायरस घुस जाता है तो कुछ भी इनपुट दोगे कुछ और, कमांड दोगे कुछ और, निकलेगा कुछ और, ये होता है ना। अगला, आप चाहते हैं जैसा फंक्शन वो करे वैसा ही फंक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब वो सिक्योर्ड है। लेकिन आप चाहते हैं जैसा फंक्शन वैसा फंक्शन वो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो सिक्योर्ड नहीं है। और उसके बाद वो किसको एडहेयर कर रहा है, जनरली एक्सेप्टेड सिक्योरिटी प्रोसीजर्स। जैसे आप देखिए आजकल लगभग हर जगह पासवर्ड की जरूरत है, और पासवर्ड तो आजकल लोग इतना साइबर क्राइम करने लगे हैं कि पासवर्ड को तोड़ देते हैं। तो आजकल टू स्टेप आपका वेरिफिकेशन शुरू हो गया। खासकर जितने भी सरकारी वेबसाइट्स हैं आप देख लीजिए, उसमें उन्होंने 2 स्टेप लगा दिया है, ओटीपी वाला ना। और मुझे लगता है वो ओटीपी वाला ज्यादा सिक्योर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो अब आ जाओ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का मतलब,
आप अपने कंप्यूटर रिसोर्स को किससे बचा रहे हैं? बोलो, पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो। जल्दी 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 पढ़िए। आप अपने कंप्यूटर रिसोर्स को किससे बचा रहे हैं? फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज, डिस्क्लोजर, डिस्ट्रप्शन, मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इनसे अगर बचाओगे तो दैट बिकम्स द साइबर सिक्योरिटी। अपीलेट ट्राइब्यूनल, आप इस चैप्टर के लास्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा। जाइए तो इस चैप्टर के लास्ट में, एकदम लास्ट वाले पेज पर जाओ, अपीलेट ट्राइब्यूनल का नाम आ रहा होगा, मिला गया? बताओ तो किस एक्ट का है वो? ट्राई एक्ट का है ना, ट्राई का है ना। तो जो ट्राई एक्ट के अंदर अपीलेट ट्राइब्यूनल है वही इस एक्ट के लिए भी क्या माना जाएगा? अपीलेट ट्राइब्यूनल माना जाएगा। तो हम अभी देखेंगे, लास्ट में देखेंगे, चिंता मत कीजिए। चलिए आगे चलें। चलो आ जाओ भाई, अब क्या आ गया तुम्हारा? डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। आप में इसमें रेफरेंस में कौन सा चैप्टर डाल दो? MCA 21 चैप्टर, कंपनी लॉ। आप लोग को याद होगा MCA 21 चैप्टर में मैं तुम्हें पूरा डिजिटल सिग्नेचर पढ़ा चुका हूं। ठीक है, बस डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बीच में डिफरेंस करा देता हूं। इधर देखना, आप इधर देखो, मैं तब देखो, ध्यान से सुनिएगा। एक वर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और एक वर्ड होता है डिजिटल सिग्नेचर, जिसको हम लोग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कह देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट ही कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट कह दो, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कह दो, या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचरशिप कह दो, डिजिटल सिग्नेचरशिप कह दो। अब सुनिए दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है ना, उसमें थोड़ा सा रिलायबिलिटी कम है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो स्कैन्ड सिग्नेचर है उसको भी लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अरे इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स पर स्टोर करोगे, दैट बिकम्स द इलेक्ट्रॉनिक। अगर आप एक बात बताइए, मैंने साइन किया किसी पेज पे और तुमने उस स्कैनर से उसको स्कैन कर लिया, स्कैन करते हुए PDF बन गया या JPG बन गया, तो हो तो गया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। लेकिन क्या वो कंपनीज एक्ट के अंदर का डिजिटल सिग्नेचर है? तो क्या डिजिटल सिग्नेचर बनाने का जो तरीका है वो ज्यादा टफ है? आपको याद होगा जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज होती हैं सिर्फ वही बनाती हैं क्या? डिजिटल सिग्नेचर। तो आपको क्या लगता है दोनों में से ज्यादा रिलायबल कौन है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर? हाँ, वो अलग बात है कि डिजिटल सिग्नेचर इज ऑल्सो काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर का थोड़ा प्रोसेस अलग है, थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, और ज्यादा प्रोसेस होने की वजह से वो ज्यादा रिलायबल भी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो एक काम करते हैं, पहले तुम लोग को लाइन बाय लाइन ना दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ाता हूं। अब देखो, साफ देख के लग रहा हो कि बाद में जोड़ा है मैंने बुक में, ये पुराने बुक में नहीं था। क्या पता इस बार एग्जाम में यही आ जाए। आइए सबसे पहले देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस, फिर पढ़ते हैं। आ जाओ। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है भाई? तो सीधा सा बात है, डिजिटल फॉर्म में आप सिग्नेचर रखोगे, दैट बिकम्स द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। लेकिन जो डिजिटल सिग्नेचर है जो हम लोग कंपनीज एक्ट में देखते हैं, क्या उसके साथ एक वर्ड लग गया सिक्योर्ड? वो ज्यादा सिक्योर्ड है। देखो, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ही है, लेकिन वो ज्यादा सिक्योर्ड है ना। अब ज्यादा सिक्योर्ड कैसे है मैं बताता हूं, आगे आइए। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से आप क्या करते हैं? किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं। पर डिजिटल सिग्नेचर से आप सिर्फ वेरीफाई नहीं करते, वेरीफाई के साथ सिक्योर करते हैं। सुनिए, तुम लोग को अभी तुरंत मैं पढ़ाने वाला हूं एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। इसी में एक आता है हैश फंक्शन। हैश फंक्शन तुम लोग को वहीं पढ़ा दिया था। जहां तुम किसी भी ई फॉर्म पे DSC लगाते हो, उसके सारे डेटा फ्रीज हो जाते हैं, बताया था तुम लोग को। तो फ्रीज हो जाने के बाद इसका मतलब उसकी टेम्परिंग नहीं कर पाएगा कोई। अच्छा, अगर आपसे ही गलती से लग गया DSC और कुछ गलत भरा गया, तो मॉडिफाई बटन क्लिक करके आप कर सकते हैं। पर मॉडिफाई बटन क्लिक करोगे तो DSC डिसअपियर हो जाएगा। तो बताइए, ये सारी फैसिलिटी कहां है? तुम्हारा DSC में है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में ये सब फैसिलिटी नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आइए, तो क्या डिजिटल सिग्नेचर से सिर्फ वेरीफाई होता है या सिक्योर भी होता है? क्योंकि वो सिक्योर्ड है। अगला, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के अंदर देखिए, मैंने बोला था यहां कोई ट्रस्टेड सर्टिफिकेट या कोई अथॉरिटीज या कोई ट्रस्ट सर्विस प्रोवाइडर जैसा कुछ होता नहीं है। अब मैं स्कैन कर रहा हूं, मान लो तुम किसी डॉक्यूमेंट पर साइन किए और पेपर को उठा के स्कैन कर दिया, तो इसके बीच में कोई इंटरमीडिएरी आया? पहले बताओ, कोई अथॉरिटी आया? लेकिन डिजिटल सिग्नेचर में याद होगा सिर्फ ट्रस्टेड सर्टिफाइड सिक्योरिटीज या ट्रस्ट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको हम सर्टिफाइंग अथॉरिटी कहते हैं। याद होगा, पढ़ाया था सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अगले पेज में सर्टिफाइंग अथॉरिटी का फोटो भी है, देखो।
अगले या उसके एक पेज आगे होगा। पुराने बुक में ये सब नहीं होगा, पुराने आपका पुराना बुक है ना, पुराने बुक में नहीं होगा, नए वाले बुक में होगा। देखो मैंने कुछ कंपनीज का नाम डाला, देखो नहीं मिला, एनएसडीएल ये सब होगा, मिला है, ठीक है। चलिए जी, अब आइए आगे, अभी मैं दिखा दूंगा, चिंता मत करो आप। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो थोड़ा दिक्कत है, मैंने नए बुक में काफ़ी चेंज किया है। तो ये आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा, देखो ये थोड़ा आगे है क्योंकि इस बार कंटेंट बहुत ज़्यादा। ये लो आ गया, जरा बताइए ये सब क्या है, बताइए। लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सी का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं। अब बताओ कौन कौन सी कंपनी है सर्टिफाइंग अथॉरिटी, नाम बोलो तो। सेफ, आईडी, आरबीटी, एनकोड सॉल्यूशन, ई मुद्रा, सीडेक, कैप्रिकॉन, इस सब का नाम लिखवाया था तुम लोग का एमसीए 21 चैप्टर में। एमसीए का वेबसाइट खोल के एक लिस्ट लिखवाया था। एनएसडीएल, वी साइन, इंडियन एयरफोर्स, सीएससी, आरआईएसएल, इंडियन आर्मी, है ना, डी साइन, सीडीएसएल, पेंटासाइन, एक्स्ट्रा ट्रस्ट, उसके बाद ये नेवी है ठीक है, प्रो, डीजी साइन और साइन एक्स, ये सब क्या सरकार से लाइसेंस्ड है। तो यही लोग डीएससी इशू करते हैं, ये लोग क्या इशू करते हैं, डीएससी, ये लोग इशू करते हैं डीएससी, याद रहेगा। अच्छा, जिनके पास, जिनके बुक में ये सब नहीं है वो क्या करेंगे, फोटो खींच लेंगे। चलिए जी, अब हम चलते हैं पीछे, बताओ कहां पढ़ रहे थे हम लोग, डिफरेंस पढ़ा है ना। अच्छा चलो देखते हैं, एक सेकंड रुको जरा, ये बुक लगता है मुझे हिल गया। हाँ, तो तुमको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्या पता एग्जाम में आ जाए। अगर तुम पढ़े ना होते तो तुमको लगता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर एक ही होता है, एक ही है, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर थोड़ा ज़्यादा सिक्योर्ड है क्योंकि उसका बनाने का प्रोसेस बहुत हाई है। ये एमसीए 21 चैप्टर में पढ़ाया तुम लोग को। आइए आगे आइए। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या ये टेम्परिंग के लिए वनरेबल है। वनरेबल का मतलब है ज़्यादा रिस्क है, वनरेबल का मतलब ज़्यादा रिस्क है, लेकिन क्या डिजिटल सिग्नेचर ज़्यादा हाईली सिक्योर है, बोलो। चलिए आगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को आप वेरीफाई नहीं कर सकते। कैसे वेरीफाई करेंगे, कि बीच में कोई अथॉरिटी तो है ही नहीं। अरे बीच में कोई अथॉरिटी नहीं है ना। एक बात बताइए, बार बार बोल रहे हैं कि एक एग्जांपल बोल रहा हूँ कि मैंने तुम्हारा सिग्नेचर स्कैन कर लिया, तो कोई अथॉरिटी है बीच में जो उससे मैं आपको पूछूंगा कि इन्हीं का सिग्नेचर है कि नहीं। लेकिन डीएससी बनाओगे कंपनीज एक्ट के अंदर तो किसी अथॉरिटी से बनेगा, तो अथॉरिटी से क्रॉस वेरीफाई कर सकता है ना कि इसी आदमी का डीएससी है या नहीं है। तो याद रखना, डिजिटल सिग्नेचर आराम से क्या हो सकता है, वेरीफाई हो सकता है। लिखना चाहो तो लिख लो, थ्रू सर्टिफाइंग अथॉरिटी, याद रहेगा। अब तुम देखो यहाँ पे एग्जाम्पल इन लोगों ने दिया है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का, तो देखिए वर्बल, इलेक्ट्रॉनिक टिक्स, स्कैन सिग्नेचर्स, बताइए स्कैन सिग्नेचर्स तक को भी इन्होंने क्या बोल दिया है, ई सिग्नेचर बोल दिया है। आप लोग देखना न्यूज़पेपर में कभी कभी कोई निकलता है नोटिस वोटिस, अब वहां पे कोई ऑफिसर साइन करता है, उसको भी वो ई सिग्नेचर बोल देंगे। लेकिन क्या वो डिजिटल सिग्नेचर है, क्या डिजिटल सिग्नेचर में साइन भी होता है क्या, कि एक डब्बा की तरह होता है, दिखाया था तुम लोग को। तो बताइए डिजिटल सिग्नेचर की दुनिया ही अलग है। अब वो अलग बात है, डीएससी इज ऑल्सो काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर के अंदर तो जानते हैं आप, वहां पे एडोब, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब का इस्तेमाल करके वो एक डब्बा बनता है, याद होगा। हम लोग जो एमसीए 21 में देखते हैं वो एडोब होता है, नहीं होता है एडोब, अरे उसी पे पीडीएफ पे तो लगता है वो। आइए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आराम से सिंपल टू यूज है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं लेसर लेवल ऑफ एविडेंशियल वैल्यू है, क्योंकि वो सिक्योर है नहीं, तो कोर्ट ऑफ लॉ में उसको ज्यादा अच्छा सबूत माना जाता नहीं है, क्योंकि उसके साथ तो टेम्परिंग हो सकती है। लेकिन क्या डीएससी को ज्यादा प्रेफर किया जाता है और उसका ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, बोलो, वो ज्यादा क्या माना जाता है, ऑथेंटिक माना जाता है। तो मुझे लग रहा है अगर एग्जाम में आ जाए, भगवान करे क्वेश्चन आ जाए और तुम आराम से लिख जाओगे पूरा, है ना, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड डिजिटल सिग्नेचर। अब आइए हम थोड़ा ज्यादा ध्यान डिजिटल सिग्नेचर पर देंगे, है ना। आइए, डिजिटल सिग्नेचर में आपको ना दो फंक्शन मिलेगा, पहला बताओ असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, और दूसरा कौन सा फंक्शन, हैश फंक्शन। अब हैश फंक्शन तुम लोग को पढ़ाया था, वही बोला, क्या बोला पढ़ाया था, कि वंस डिजिटल सिग्नेचर आप यूज करोगे, वंस द डिजिटल सिग्नेचर इज यूज्ड ऑल द कंटेंट विल ऑटोमेटिकली फ्रीज। याद है, लिखना तो यहीं पे लिख लो अपना, लिखिए वंस, यहां लिखो, यहां पे लिखना, हैश फंक्शन में लिखना, यहां पे लिखिए
वंस वी यूज या वंस वी अप्लाई लिखो, वंस वी अप्लाई, वंस वी अप्लाई लिखो, वंस वी अप्लाई डीएससी ऑन, वंस वी अप्लाई डीएससी ऑन, है ना, डीएससी ऑन ई फॉर्म्स, ई फॉर्म्स ऑल द कंटेंट, ऑल द कंटेंट लिखो, ऑल द कंटेंट गेट्स ऑटोमेटिकली फ्रीज्ड, ऑटोमेटिकली फ्रीज्ड, है ना। तो यही वाला जो फंक्शन था, मैं याद दिलाया, बाकी तुम लोगों को सब लिखवाया हुआ पढ़ाया हुआ वहां पे। तो ये वाला फंक्शन कौन सा फंक्शन कहलाता है? हैश फंक्शन। अच्छा, ये फ्रीज को अनफ्रीज करना चाहते हो तो मॉडिफाई बटन पढ़े हुए तुम लोग जानते हो, तुम लोग उसको भी लिखना चाहो तो लिख लो, है ना, फुल स्टॉप के बाद। इफ यू वांट टू अनफ्रीज, इफ यू वांट टू अनफ्रीज द कंटेंट, if we want to unfreeze the content, we have to apply which button? Modify button. We have to apply modify button. तो ये सारा का सारा कहानी किस पर था? हैश फंक्शन। अब आ जाओ असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। इसमें क्या होता है? तो सुनो, इसमें की पेयर होता है, लिखते चलना। इसमें क्या होता है? की पेयर। की पेयर में दो की होते हैं, प्राइवेट की बोलो और पब्लिक की। लिखते चलना ऐसे, प्राइवेट की और पब्लिक की लिखो तो ऐसे, प्राइवेट की और पब्लिक की। ऑनलाइन वाला बच्चा सब देखो लिख रहा है कॉफी की तैयारी है, वो लोग तो अलग ही दुनिया में घूम रहा है ना। और ठीक याद दिलाया, मैं भी कॉफी पी लेता हूँ ना, पर अभी नहीं, कुछ देर के बाद। मेरा तो ब्लैक कॉफी होता है, तुम लोग का तो रंग बिरंगा कॉफी होता है ना। चलिए, तो बताओ असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम के अंदर क्या होता है? की पेयर। की पेयर में कौन से की होते हैं? प्राइवेट की और पब्लिक की। अब मुझे ढूंढ के बताओ प्राइवेट की का क्या काम है, पब्लिक की का क्या काम। तो आइए ध्यान से सुनिएगा, आपका कहीं ना कहीं आगे भी होगा, चलो यहां से भी देख लेते हैं। देखो तो आगे के पेज पर कहीं पर आ रहा है तुम्हारा प्राइवेट की पब्लिक की के बारे में? अच्छा, इसी में था? नहीं, रुको ना, आगे भी मिलेगा, रुको ना, ये देखो यहाँ पे अभी आएगा, आगे नहीं है, डेफिनेशन में है। चलो कहाँ पे बताओ। अच्छा, डेफिनेशन वाले में, डेफिनेशन वाले में है, तो आ जाओ। कहाँ गया? अच्छा, निकल गया, कहाँ पे बोलो? हाँ, ये लो, यहाँ से देख लो। प्राइवेट की का क्या काम है? फॉर क्रिएटिंग द डिजिटल सिग्नेचर। तो ये क्या हमें मिलता होगा क्या? नहीं। पब्लिक की टू वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर। क्लियर है जी? ये बात याद रहेगा। बताओ दोनों की का क्या काम है, जल्दी बताओ। डीएससी बनाने के लिए क्या चाहिए? प्राइवेट की। और डीएससी को वेरीफाई करने के लिए क्या चाहिए? पब्लिक की, है ना। तो देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं है, असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में क्या होता है? की पेयर। की पेयर में क्या होता है? प्राइवेट की और पब्लिक की। और की पेयर कहाँ होता है? तो देखो फिर उल्टा बोल रहा है, कहाँ होता है? असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में होता है। देख रहे हैं आप? लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ यहाँ पे? फिर प्राइवेट की क्रिएट करने के लिए, पब्लिक की वेरीफाई करने के लिए। याद रहेगा? अच्छा, एक बात, पब्लिक की आपको दिख जाएगा, कहां दिख जाएगा? डीएससी में, लेकिन प्राइवेट की आपको पता नहीं चलेगा। क्लियर है जी? याद रहेगा। और देखिए, और जो जो छूटता जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो डीएससी होता है, क्या ये ज्यादा रिलायबल माना जाता है? बोलो, ये ज्यादा रिलायबल। ये लोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बोलेगा उस इसे चक्कर में मत रहिए आप, है ना। आप समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब हम लोग के लिए तो क्या है? डिजिटल सिग्नेचर। क्लियर है जी? और इनके बारे में सारी कहानी कहाँ लिखी हुई है? इस एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में लिखी हुई है। अब तुम्हारे लिए जो बड़ा सेक्शन है ना, वो ये था। इसको अलग से बॉक्स बनाओ। तो तुमको याद है, अभी लास्ट में मैं तुमको ना सारा का सारा सेक्शन का लिस्ट लिखवाऊंगा। बताइए सेक्शन 5 किसको किससे इक्वेट करता है? हाँ, तो सुनो, लैंग्वेज देखो। सेक्शन 5 का कहना है, यहां पे देखो लिखा ही हुआ है कि किसी भी लॉ में, देख रहे हो, एनी लॉ। एनी लॉ का मतलब तो ऑल लॉ। अरे एनी लॉ का मतलब ऑल लॉ नहीं है। भारत के किसी भी लॉ में लिखा हुआ है कि आपको फिजिकल सिग्नेचर लगाना है। यहां लिखो फिजिकल सिग्नेचर। भारत के किसी लॉ में किसकी रिक्वायरमेंट है? फिजिकल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है। तो याद रखिए, अगर आपने वहां पे कौन सा सिग्नेचर लगा दिया? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगा दिया। क्या लगा दिया? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के अंदर ही तो डीएससी भी आएगा।
अरे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वाइडर टर्म है, उसी के अंदर तो डीएससी भी आता है। तो याद रखिएगा, माना जाएगा कि आपने उसको क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। और तुमको मैंने बताया था ना, नॉट स्टैंडिंग लगाए रखेगा ये, देखो लगा दिया नॉट स्टैंडिंग। नॉट स्टैंडिंग का मतलब सेक्शन नंबर 5 भारत के सारे लॉ पे क्या करता है, ओवरराइड करता है। तो सेक्शन 5 ने क्या कर दिया, बोलो, फिजिकल सिग्नेचर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले बताइए। तो सेक्शन नंबर 5 इक्वेट्स, सेक्शन नंबर लिखना कहीं लिख लो, सेक्शन नंबर 5 इक्वेट्स, लिखो, सेक्शन 5 इक्वेट्स फिजिकल सिग्नेचर विद, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर विद फिजिकल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर विद फिजिकल सिग्नेचर। लिखा, क्या लिखा, सेक्शन 5 इक्वेट्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर विद फिजिकल सिग्नेचर। याद रहेगा, कोई दिक्कत? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देख लिया ना, बताया था ना, नॉट स्टैंडिंग सब लगा के रखेगा, है ना। आइए जी, अब आ जाओ, सेक्शन 5 हो गया ना। अच्छा सेक्शन 4 देखो तो पीछे कहीं छूटा है क्या? अच्छा आगे है, चलो ये भी हो ही गया। लो, पहले 5 आ गया, बाद में 4 आ गया, पर हम लगातार रटेंगे, 4 5 6 ऐसे चलेगा। आइए, अब 4 क्या है? 4 कुछ नहीं, लो, फील्ड लीगल रिकॉग्निशन दे रहा है किसको, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को। तो लिख लो भाई, ई रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू फिजिकल, बोलो, रिकॉर्ड्स। फिर वही लैंग्वेज लिखेगा, भारत के किसी भी लॉ में अगर आपको बोला गया है फिजिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, और वही चीज आप इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर लोगे, तो वो सेटिस्फाइड माना जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। याद रहेगा। तो सेक्शन 4 भी आपका हो गया। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हो ना, किसी भी एक्ट में क्या चीज की रिक्वायरमेंट थी, लिख के रखो, टाइप करके रखो, प्रिंट करके रखो, और वही चीज को आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख लिया, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही आप दूसरे को दिखा भी रहे हैं, तो वो सेटिस्फाई माना जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो साफ साफ लिखा हुआ है, सेक्शन 4 इक्वेट करता है किसको, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को विद प्रिंटेड रिकॉर्ड। प्रिंटेड रिकॉर्ड क्या होता है, फिजिकल रिकॉर्ड्स। याद रहेगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो अब आगे, पब्लिक रिकॉर्ड्स। एक बात बताइए, अगर किसी लॉ में लिखा गया था कि आपको फाइलिंग करना है किसके साथ, सरकार के साथ, या आपको सरकार से मिलेगा लाइसेंस परमिट, या आपको कहीं से रसीद मिलेगा, या कहीं से पैसा मिलेगा, और यही सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो जाए, तो जैसे पेमेंट हो जाए ई पेमेंट, बोलो, पेमेंट हो जाए ई पेमेंट, रसीद हो जाए ई रिसीट, है ना, लाइसेंस मिल जाए तुमको मेल पे, बोलो ई लाइसेंस, और फाइलिंग कर दो ई फाइलिंग, तो क्या चलेगा? तो सेक्शन नंबर 6 फिर वही बात है, ई फाइलिंग, ई लाइसेंसिंग, है ना, ई परमिट, ई पेमेंट, ई रिसीट, इन सबको इक्वेट कर देता है किससे, फिजिकल से। याद रहेगा। तो चलो मेरे दिमाग, हमारे दिमाग 4 हो गया है, 5 हो गया है, 6 हो गया है। 4 किसको किया था, इलेक्ट्रॉन ना 4 नहीं, 4 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, और 5 इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को, और 6 इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को। याद रहेगा। अभी और बढ़ेगा, आज और नंबर 7। अच्छा, किसी एक्ट में लिखा हुआ था कि आपको फिजिकली रिकॉर्ड रखना है। कैसे रखना है, फिजिकली रिकॉर्ड रखना है, रिटेन करना है। जैसे तुम लोग पढ़ते हो कंपनी लॉ में, बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारे रजिस्टर 8 साल के लिए मेंटेन होता है। तो अच्छा, वही 8 साल के लिए अगर हम वो लाल लाल जो रजिस्टर होता था पुराने जमाने में, बही खाता, उसमें ना रख के अगर MS वर्ड में रख ले, PDF बना के रख लें, तो क्या वो रिटेंशन माना जाएगा? तो याद रखिएगा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिटेंशन इज इक्वल टू फिजिकल रिटेंशन। लिखो, ई रिटेंशन इज इक्वल टू, लिखो, ई रिटेंशन इज इक्वल टू फिजिकल रिटेंशन। लिखो, ई रिटेंशन इज इक्वल टू फिजिकल रिटेंशन। लिख रहे हो? अब बाद में हम सारे सेक्शन का एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। इसी को आप ई स्टोरेज भी बोल सकते हो, ई स्टोरेज इज इक्वल टू फिजिकल स्टोरेज। अगर एक्ट में लिखा होता कि फिजिकली स्टोर करना पड़ेगा 10 साल तक, और आपने इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर लिया, तो बात बराबर है। चलिए अब एक बात बताओ, रिकॉर्ड रखोगे इलेक्ट्रॉनिक, रिटेंशन करोगे इलेक्ट्रॉनिक, सिग्नेचर करोगे इलेक्ट्रॉनिक, तो ऑडिट भी तो इलेक्ट्रॉनिक का ही होगा। तो क्या अब जब ऑडिटर आएगा तो फिजिकल मांगेगा, जरूरी है ऐसा? जैसे उसने कहा बैलेंस शीट दिखा, और हम वो लाल लाल जो पहले रजिस्टर होता था, बही खाता, वो ना दिखा के, लीजिए सर PDF लीजिए, ये बैलेंस शीट, तो क्या वो बुरा मान जाएगा?
या उसके लिए इक्वल है? अब तो ऑडिट, अब लिखो यहां पर सेक्शन नंबर कौन है ये, 7A लिखिए, ऑडिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू, ऑडिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू ऑडिट ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट या फिजिकल रिकॉर्ड्स। बोलो क्या बोला? इलेक्ट्रॉनिक, ऑडिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू ऑडिट ऑफ फिजिकल रिकॉर्ड्स। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का भी ऑडिट करवा लोगे तो माना जाएगा ऑडिट हो गया। चलिए अब लो, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, तुम सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़े हो, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को ही हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। लिख लो, स्पीड में लिखा करो, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। बताओ इसके अंदर क्या क्या होता है? सर इसके अंदर होता है रूल, सर इसके अंदर होता है रेगुलेशन, एक्ट, एक्ट तो यार क्या बात कर रहा है, एक्ट तो मेन लेजिस्लेशन होता है, सबऑर्डिनेट थोड़ी होता है यार। रूल, रेगुलेशन, ऑर्डर, सर्कुलर, नोटिफिकेशंस, वो तो नोटिफिकेशन के थ्रू ऑर्डर सर्कुलर आता है ना। तो रूल, रेगुलेशन, ऑर्डर, ऑर्डर, सर्कुलर, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, याद है ना। ये सब को क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट। अरे एक्ट जो होता है वो सबऑर्डिनेट होता है क्या? वो तो मेन होता है ना, वो तो मेन लेजिस्लेशन है। ये तो सबऑर्डिनेट तो ये सब होता है ना, रूल, रूल कौन बनाता है? सरकार। रेगुलेशन कौन बनाता है? रेगुलेटर, है ना। ऑर्डर और सर्कुलर ये सब कौन फाइल करता है? सरकार, है ना। तो याद रखना, आजकल तुम देख रहे होगे, आजकल तुमको कोई भी जो मैं रूल रेगुलेशन ये सब दिखाता हूँ एमसी की वेबसाइट पर दिखाता हूँ, तो एमसी की वेबसाइट पर वो सारे के सारे क्या हो गए? ई रूल, ई रेगुलेशन, ई ऑर्डर, ई सर्कुलर, यही तो हो गया। तो आप मुझे बताइए, जरूरी ये सब सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन फिजिकली हो या इलेक्ट्रॉनिक? आजकल तो गजट भी ई गजट हो गया, भूल गया तुम लोग, आजकल गजट भी क्या हो चुका है? ई गजट हो चुका है। तो अब क्या कहेंगे? तो क्या फिर आ जाओ भाई, सेक्शन नंबर 8 है, बताओ। लिखो, ई सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ई कैसे लिखते हो? ई कैसे लिखते हो तुम लोग? छोटा ई ऐसे करके, ई सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज इक्वल टू फिजिकल सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो पहले जहां फिजिकल होता था अब इलेक्ट्रॉनिक भी होगा तो चलेगा। इसका पावर कौन दिया? सेक्शन नंबर 8। ये क्या लिखा मैंने? ईएसएल और पीएसएल, क्या लग रहा है? आईपीएल का टीम का नाम लिख रहा हूं। हाँ, ई सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, पी फिजिकल सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, याद रहेगा? कोई दिक्कत? चलो, तो अब तुम्हारा सेक्शन सब हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। 7A था, 7A भी है ना। लो 7A और 8, अब मुझे बताते जाओ कि कौन कैसे कैसे हुआ। चलिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज इक्वल टू फिजिकल रिकॉर्ड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम लोग फुल फॉर्म लिख लेना। तो नंबर 5 बोलो, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज इक्वल टू फिजिकल सिग्नेचर। नंबर 6 बोलो, ई फाइलिंग इज इक्वल टू फिजिकल फाइलिंग, फिजिकल फाइलिंग। अभी समझ लेना, बाद में फिर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगा। अगला बोलो, ई स्टोरेज इज इक्वल टू फिजिकल स्टोरेज। अरे स्टोरेज का मतलब रिटेंशन। अगला बोलो, हाँ, ऑडिट ऑफ ई रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू ऑडिट ऑफ फिजिकल रिकॉर्ड्स। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूं। 8 बोलो, ई सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज इक्वल टू फिजिकल सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। देखो याद हो गया ना। तो याद रहेगा ये सारा सेक्शन 4, 5, 6, 7, 7A और 8। एक बच्चा सब लिख रहा है ई दोस्त। लो, दोस्ती भी बनाएगा इलेक्ट्रॉनिकली, बन ही रहा आजकल, बहुत सारे ऐप हैं वहां पे आप दोस्त खोज सकते हैं। मुझे नहीं पता, तुम लोग जानते होगे। चलिए, अरे ये समझ में आ रहा है? ई आर क्या? ईस्टर्न रेलवे, अब पी आर पाकिस्तान रेलवे, क्या है ये? मैं एक बार बोल दे रहा हूं, ये क्या था? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स,
फिजिकल रिकॉर्ड्स, ये बोलो क्या है? ई सिग्नेचर फिजिकल सिग्नेचर, ई फाइलिंग फिजिकल फाइलिंग, ई स्टोरेज फिजिकल स्टोरेज, ऑडिट ऑफ ई रिकॉर्ड्स ऑडिट ऑफ फिजिकल रिकॉर्ड्स, ई सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन फिजिकल सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। मजा आया? जब तक तुम लोग उतारो तब तक मैं क्रांतिकारी कमेंट सब पढ़ता हूं। सर मेरे दोस्त तो आप हो। वाह वाह वाह। चलिए चलो, उधर से बोल रहा पक्का लड़की बोल रही होगी, सब सुनता रहता हूं मैं, है ना? क्यों लड़कों का दोस्त नहीं हो सकता मैं? लड़कों का ज्यादातर लड़कों का तो दोस्त रहा हूंगा अपने जमाने में, और अलग बात है कि हाँ लड़कियां भी दोस्त रही हैं, ऐसा कोई बात नहीं है ना? दोस्त तो कोई भी हो सकता है ना। एक बच्चा लिखा सर आई एम फ्रॉम CSWT बैच, एग्जाम बहुत अच्छा गया, एक बार नाम बोल दीजिएगा मेरा भी। तो सुभाष कुमार। नहीं ऐसा नहीं है, CSWT भी सबका अच्छा जाए, इस बच्चे का अच्छा गया तो बहुत बहुत अच्छी बात है, तो ताली बजाने वाली बात है। लेकिन चूंकि आज एग्जाम बड़ा टफ हुआ है CSWT में, आज एग्जाम था ना CSWT का, आज एग्जाम टफ हुआ है, इस बच्चे का अच्छा एग्जाम गया तो बड़ी अच्छी बात है। हैं? नहीं नहीं एग्जाम आज आज थोड़ा टफ आया है, कुछ बच्चे बोल रहे थे आज टफ है, अब ये लोग टफ करने लगा थोड़ा थोड़ा, हाँ टफ कर रहा है। 90% बच्चे का तो वो वही खराब कर देता है, आवाज नहीं आ रही थी बस रिजल्ट रोक देता है, मतलब कहता है कि आप ऐसे कुछ कहता है ना। अच्छा ये बड़ा सुना है मैंने, आज मुझे पता चला कि CSWT में आप जो एडमिशन कराते हो ICSI में, वो सिर्फ अगले अटेम्प्ट तक वैलिड रहता है। अगर वो अटेम्प्ट नहीं, एक साल नहीं, अगर वो अटेम्प्ट छोड़ दिए तो फिर से वो 1,500 रुपया देना पड़ता है। और मेरे यहाँ कुछ स्टूडेंट CSWT में पढ़ रहा था, वो पढ़ रहा था 6-7 महीने से, और उसका वो निकल गया और गया एग्जाम देकर कहा आप तो इनवैलिड हो। आप बताइए, आप इनवैलिड नहीं हो, आपका रजिस्ट्रेशन इनवैलिड है ना? आप जरा सोचिए उस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा। खैर अभी नवंबर के बाद शायद जनवरी बगल में ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जनवरी के बाद फिर मई बड़ा लंबा जाएगा। खैर आइए अब सुनो, इधर सुनो, एकदम शांत हो जाओ, देखो इधर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, पढ़ो तो क्या है? एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का मतलब किसके नाम से माना जाएगा। जैसे दिस कोचिंग इज एट्रीब्यूटेड इन द नेम ऑफ CS नितेश कुमार जायसवाल। एट्रीब्यूशन का मतलब किसके नाम से जाना जाएगा, और वही लाइबल होगा। फिर ये बात समझ में आ रही है? जिसके नाम से जाना जाएगा वही क्या होगा, फिर लाइबल होगा। क्लियर है ना? तो आओ, अच्छा एक बात बताइए, एट्रीब्यूशन क्यों जरूरी हो जाता है IT में? क्योंकि IT में सारी कहानी पर्दे के पीछे होती है, नहीं होती है? अभी देखिए, अभी जो बच्चा, सब तुम लोग फिजिकल पढ़ रहे हो तो तुम लोग को जान रहा हो, कोई बदमाशी करेगा मैं देख लूंगा, लेकिन वहां से कोई बच्चा कोई नटखट कमेंट कर रहा है और नेगेटिव ID है, डुप्लीकेट ID बनाया हुआ, तो मैं क्या उसको देख पा रहा हूं क्या? तो एट्रीब्यूशन बड़ा मुश्किल हो जाता है। कौन सी दुनिया में? ई दुनिया में। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में। तो वही देखो यहां लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में मेकर रिमेन्स बिहाइंड द कर्टन। कर्टन का मतलब पर्दा। तो बड़ा दिक्कत हो जाता है कि भाई दिखाई तो दे नहीं रहा, तो किसको माने? तो इसलिए एट्रीब्यूशन एक प्रोसेस है। तो सुनो, एट्रीब्यूशन कहता है कि ऑरिजिनेटर को ही हम एट्रीब्यूशन, मतलब जो ऑरिजिनेटर हम उसी को पकड़ेंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं? पहले बताइए, जो ऑरिजिनेटर है वही पकड़ा जाएगा जनरली। बहुत बार बोलोगे सर हैक भी हो जाता है, हमने मेल भेजा कुछ और, किसी ने मेल को रोक के गंदा गंदा गाली लिख के आगे भेज दिया, तो हैकिंग है तो गलत बात है, वो तो एक्सेप्शन हो गया। पर जनरल रूल हमेशा कौन पकड़ाएगा? ऑरिजिनेटर। आपने देखा होगा, जिसके कंप्यूटर से डला, जिसके फोन से गया, वही तो पकड़ाता है। चलिए, अच्छा ऑरिजिनेटर कौन है? याद रखना, ऑरिजिनेटर 3 तरीके का है। सुनो इधर देखो, हाँ, अगर वो हिमसेल्फ भेजा, इधर देखो, देखो आपस में बात करोगे तो बेकार हो जाएगा, प्लीज इधर देखिए। अब रात में भी बात करते हो यार तुम लोग, आओ। अगर ऑरिजिनेटर ने खुद भेजा तो ठीक है, कोई मतलब ही नहीं, आराम था। बहुत बार ऐसा होता है, ऑरिजिनेटर खुद नहीं होगा लेकिन उसी का पर्सन ऑथराइज्ड होगा, तो भी तो ऑरिजिनेटर ही हुआ। यह बहुत बार ऐसा होगा कि ऑरिजिनेटर ने ही वो
सिस्टम, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसकी प्रोग्रामिंग कराए। फॉर एग्जांपल सुनिए, अब ना तुम्हारा व्हाट्सअप सब बहुत चलने लगा। आज से 4 साल, कोरोना से पहले ही, कोरोना से पहले भी व्हाट्सअप का कोई खास उतना नहीं चलन था। तो मैं बच्चों को शेड्यूल जानते हो कैसे जाता था हमारे यहाँ से? मैसेज जाता था फोन पे, मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, और उसमें ऐसे लिखा था डीएम सी एस एन के जे, डीएम सी एस एन के जे। तो डी, हाँ एसएमएस, डीएम सी एस एन के जे ऐसे करके देखा होगा, डीएम आर एम ऐसे करके नहीं आता है। अब ये बताइए, डीएम सी एस एन के जे से मैसेज गया तो सी एस एन के जे ने बैठ के मैसेज थोड़ी भेजा, सॉफ्टवेयर ने भेजा, पर सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग किसने कराया, किसके नाम पे? सी एस एन के जे। तो सी एस एन के जे का मतलब जो अपने हाथ से भेजेगा तभी, ये तीनों है, तीनों है। तो बहुत तीनों कौन कौन, जल्दी बताओ। चलिए जी, अच्छा अब आता है, ये तो समझ में आ गया, भेजा, जो एट्रीब्यूशन उसका होता है जो भेजा। लेकिन ये भी तो समझना पड़ेगा कि सामने वाले को मिला कब। तो जरा देखिए, मिला कब, मिलने को क्या बोलोगे? ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। एक्नॉलेजमेंट के बारे में क्या है, अगर कोई भी अग्रीमेंट आपस में नहीं है कि आप इस ढंग से एक्नॉलेजमेंट दोगे, जैसे उन्होंने बोल दिया कि अगर तुम्हें मिल गया होगा तो बोल देना रिसीव्ड, तो जब तक वो रिसीव्ड नहीं बोलेगा तब तक वो नहीं माना जाएगा उसको मिला। लेकिन ऐसा कोई आपस में बात ही नहीं है। तो जब पार्टिकुलर फॉर्म तय नहीं है तो फिर जनरल फॉर्म उठाना पड़ेगा। जनरल फॉर्म ये कहता है, देखिए ध्यान से ने, एक्नॉलेजमेंट मे बी गिवन बाय एनी कम्युनिकेशन बाय द अड्रेसी, ऑटोमेटेड और अदरवाइज। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग का व्हाट्सएप पे वो डबल टिक लग जाता है ब्लू कलर का, तो माना जाता है सामने वाले ने देख लिया है? हाँ ऑटोमेटेड है ना, ऑटोमेटेड है। अच्छा अगला, या एनी कंडक्ट ऑफ एड्रेसी, जैसे मान लो आजकल वो लोग ना वो बंद भी कर देता है, वो डबल रीड रिसीट बंद कर देता है। अच्छा सबको मालूम चल गया, पहले मैं ही करता था सिर्फ। सुनिए, तो बहुत बार लोग, तुमने भेजा किसी को तो उधर से ऐसे भेज दिया इमोजी। ये कौन सा इमोजी होता है? गांव में तो लोग बोलता अंगूठा दिखा दिया। यहाँ पे क्या होता है? थम्स अप, हाँ थम्स अप। तो क्या ये भी माना जाएगा ही रिसीव्ड? तो कंडक्ट से भी बहुत बार पता चल जाता है। तुमने कुछ भेजा उधर से लाल लाल इमोजी भेज दिया गुस्सा वाला, तो मिला तभी ना उधर से गुस्सा हो रहा है। तुमने गाली भेजा उधर से भेजा लाल लाल, तो इसका मतलब उसको गाली मिल गया। तो क्या जरूरी हमेशा ऑटोमेटेड होता है? उसे कंडक्ट से पता चल जाता है। चलिए हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो। चलिए, ऑनलाइन वाला बच्चा सब आपस में इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं एक दूसरे को। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है ना? कुछ ही देर में ये लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, व्हाट्सअप नंबर दे दो। हाँ नेटवर्किंग कर रहा है। चलिए आगे, टाइम एंड प्लेस चाहिए किसका? डिस्पैच का। जैसे मैं टिक लगाता हूं ऐसे टिक लगाया करो, तुम्हारा फायदा होगा। पुराने बुक के कंपैरिजन में तो कंटेंट काफी बढ़ा हुआ है। आइए, अच्छा एक बात बताइए, फिर वही बात, अगर उन लोग का आपस में एग्रीमेंट हुआ हो तो एग्रीमेंट से चलेगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो सीधा सा बात है, याद रखिएगा, वो डिस्पैच तब माना जाएगा जब आपके तरफ से वो चीज उस कंप्यूटर में चली गई जहां से वापस अब आप नहीं ले सकते। जैसे सुनो, तुम्हारा मेल सेंड किया, उसी समय रोक दिया और वो आउटबॉक्स में चला गया, तो अभी उधर नहीं पहुंचा है। लेकिन अगर तुमने सेंड किया नहीं रोका और उधर पहुंच गया तो वापस ले लोगे। अब बोलो वापस मेल ले लोगे? तो इसका मतलब अब ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है ना। अरे ऑरिजिनेटर ने मेल भेजा, अब मेल सेंड हो गया, तो अब उस कंप्यूटर में चला गया जिस कंप्यूटर से तुम वापस नहीं ले सकते। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तब जाके माना जाएगा डिस्पैच हो गया। क्योंकि आजकल व्हाट्सएप में क्या हो गया है, तुम भेजने के कुछ घंटे तक भी डिलीट मार सकते हो। कितने घंटे तक होता है? नहीं, 2-2 घंटे में लोग मार रहा है डिलीट, मैं देख रहा हूं। कभी तो नहीं, मतलब 2-3 घंटे तो नहीं। अरे नहीं, डिलीट भी हो जाता है यार। 4 घंटे है शायद, यस 4 घंटे है, 4 घंटे। ये क्या है? बच्चा बोला सर अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आया। आया क्या अर्थक्वेक? अर्थक्वेक आया अभी? चेक करो। नहीं, क्या पता वो करवट लिया होगा, सोते सोते करवट लिया होगा, इसका एकाएक क्या लगा। क्योंकि भूकंप आता तो मुझे सबसे पहले फील होता है, तुम जानते हो। हाँ मैं बड़ा जल्दी फील करता हूँ, पर मुझे ऐसा तो हुआ नहीं अभी, तो इसका मतलब नहीं आया। वो बच्चा करवट लिया होगा घर पे,
है ना, गिर गया होगा, उसके लिए भूकंप आया, सर सर भूकंप आया, भूकंप आया टाइप कर रहा है। चलिए आइए अगला। अच्छा एक बात बताओ, सुनो सुनो, ये तो हो गया प्लेस। अब थोड़ा टाइम भी देख लें। टाइम देखो, सुनिए फिर वही बात, सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट, उनका आपस में कोई अग्रीमेंट है तो बात अलग है, नहीं है तो क्या है सुन लो। याद रखिएगा, जिस समय आपका वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंटर किया कहां, डेजिग्नेटेड रिसोर्स में, तो माना जाएगा वही है टाइम ऑफ डिस्पैच। क्या है, टाइम ऑफ डिस्पैच। क्लियर है जी। अच्छा लेकिन डेजिग्नेटेड रिसोर्स ही नहीं है, कोई डेजिग्नेटेड रिसोर्स नहीं है। मतलब जैसे तुमने बोला था कि उस कंप्यूटर में भेज रहा, तो डेजिग्नेटेड हो गया, तो उस कंप्यूटर में जब पहुंचेगा तब माना जाएगा, लेकिन ऐसा कोई बातचीत है ही नहीं। तब बताओ तो, जिस समय इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को उन्होंने क्या किया, एड्रेसी ने रिट्रीव किया है, क्या किया है, रिट्रीव किया है, तब वो माना जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, तुमने मान लो किसी को एमएस वर्ड भेजा, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट भेजा, ठीक, अब वहां पे किस कंप्यूटर में भेजना है इसको लेके कोई बातचीत नहीं है, तो याद रखना एमएस वर्ड उसको मिला, उसने उसको एडिट किया, तुमको मालूम है एडिट करने के बाद टाइम बदल जाता है एमएस वर्ड फाइल का। जैसे मैं आप लोग को बोलता रहता हूं बहुत बार कि भाई मैं तो 2010 से पढ़ा रहा हूं, और बहुत लोग झूठ भी बोलते हैं, वो पढ़ाते इतने साल से होते नहीं पर बोल देते हैं। अभी तुमने देखा था, अभी मैं सीआरपीसी का पीपीटी खोल रहा था, उस पीपीटी में डेट ऑफ क्रिएशन 2013 का आ रहा था, तो बताइए पीपीटी मेरा 2013 का, उसको तो एडिट नहीं कर सकता ना मैं, इस बार 2013 में मैंने पीपीटी बनाया होगा ना, वो अलग बात है कि उसके बाद मैंने उसको एडिट नहीं किया, लेकिन आज अगर उसको मैं एडिट कर दूं तो आज का डेट आ जाएगा, लेकिन जब तक मैं खोलूंगा यूज करूंगा तब तक मैं भी 2013 ही दिखाएगा वो, नहीं समझे। लेकिन जहां एडिट कर दूंगा, अब फिर से सेव करूंगा तो आज का डेट उठाएगा। तो याद रखना, अगर डेजिग्नेटेड सोर्स है तो डेजिग्नेटेड में जब घुसा तभी हो गया टाइम, लेकिन अगर डेजिग्नेटेड नहीं है तो जब उसको रिट्रीव करेगा, रिट्रीव का मतलब जैसे तुमने कोई फिल्म भेजा, जब वो डाउनलोड कर लेगा तब, या सेव कर लेगा तब। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताइए आप। चलिए अब आओ आगे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट बता ही दिया था, इसी को तुम डीएससी भी बोल दो यार, कोई दिक्कत नहीं। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, क्योंकि डीएससी इज ऑल्सो लाइक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। आइए सबसे पहले, चूंकि ये जिस हिसाब से बोल रहा है ना, ये तो डीएससी बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। जहां ये लाया सर्टिफाइंग अथॉरिटी, इसका क्या मतलब बनता है, ये डीएससी बोल रहा है। तो सुनिए, आपको ये है तुम्हारा, ये लो, इसको तुम बॉक्स बनाओ ऐसे, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग डीएससी या ईएससी, है कि नहीं, पहले बताइए आप। चलो पहला, सबसे पहले आप लोग को ये सब MC21 चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, आपको एप्लीकेशन लगाना पड़ता है किसको, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, मुफ्त में तो है नहीं, क्या लगेगा, फीस लगेगा। तुम कंपनी सेक्रेटरी हो तो याद है तुमको अपना सीओपी देना पड़ता है, अगर आप नॉर्मल कंपनी सेक्रेटरी हैं तो मेंबरशिप सर्टिफिकेट देना पड़ता है, सर्टिफिकेट देना दे, मेंबरशिप नंबर मांगता है ना। उसके बाद वो फिर वही बात है, या तो वो आपको दे देगा, ग्रांट का मतलब दे दिया, या तुम्हें क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर रिजेक्ट किया तो तुमको पहले क्या देगा, रूब, रूब का मतलब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो रिजेक्शन से पहले तो हर जगह क्या मिलता है, रूब, रूब के बिना रिजेक्शन क्या अच्छा माना जाएगा, पहले बताओ। चलो उसके बाद आइए आगे, अब बोलोगे सर सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन होता है, तो नाम में अथॉरिटी है जिसको सरकार ने क्या किया हुआ है, सर्टिफाई किया हुआ है, ये मतलब है ना। क्या एक बात बताइए, अगर उनके थ्रू आप कराएंगे तो क्या वो काफी रिलायबल होगा, बोलो, क्या वो किसी अरे गहरे नत्थु गहरे को दे देते हैं डीएससी, या पूरा चेकिंग के बाद, पूरा चेकिंग के बाद, तो वो एट्रीब्यूशन पता कर लेते हैं। एट्रीब्यूशन मतलब किसके नाम का डीएससी बना रहा हूं, उसका पैन नंबर ले लेगा, उसका आधार नंबर ले लेगा, आपको याद तो पैन आधार के बिना तो तुम्हारा बनाएगा ही नहीं, तो पैन आधार तुम्हारा लिया तो यू आर एट्रीब्यूटेड, यू आर, अगर कभी भी वो डीएससी गलत जगह इस्तेमाल हुआ तो यू आर एट्रीब्यूटेड, क्लियर सी बात है। और याद होगा जितने भी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं, बहुत सारे हैं, नीचे दिखाया था तुम लोग को अभी, उन सबों को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया गया है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो बताओ ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर है, इनका रेगुलेटर कौन है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। याद रहेगा, मान लो तुम्हारा डीएससी रिजेक्ट हो गया तो तुम सर्टिफाइंग अथॉरिटी के खिलाफ कहां अपील करोगे, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। इसने भी तुम्हारे फेवर में डिसीजन नहीं दिया तो फिर अपीलेट ट्राइब्यूनल, पढ़ाया ना अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में, आ जाओ। चलो हेडिंग बोलो। अब देखो तुमको याद है
मैंने बोला था कि शुरुआत में इस चैप्टर का आधा पार्ट रहेगा इक्वेट करने में, 4, 5, 6, 7, ए और 8, 8 भी था, 7A और 8, ठीक। अभी तक यही भाषणबाजी चल रहा था, क्योंकि डीएससी सब पढ़े हैं तो वो सब भी तो तुम्हारा कौन है, 5 है, 5 ही है ना, तो यही पढ़े। उसके बाद बताया था दूसरा पार्ट आएगा, इसमें सिर्फ पेनल्टी सब चलेगा। अब साइबर क्राइम शुरू हो गया। अब क्या शुरू हो गया, साइबर क्राइम। करते करते चैप्टर खत्म हो जाएगा, देख लो। अब कोई नई चीज नहीं आएगी, अब वो बताने लगेंगे कि अगर मिसयूज करोगे तो ये सब होगा। आ जाओ, हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो। चलो भाई, पेनल्टी एंड एडजुडिकेशन, पेनल्टी एंड एडजुडिकेशन, ठीक है। ये ऑनलाइन वाला बच्चा तो झगड़ा करने लगा यार। अच्छा चलो, वो लोग भी अपना सोच रहा है किसी तरह झगड़ा जुड़ू करता रहूं तो जगह तो रहूंगा कम से कम, है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, झगड़ा वगड़ा मत करो, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, है ना। देखो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, जीतू भाई चाय पत्ती लेने गए हैं और चाय रेडी हो रहा है, एक पर एक सब। देखिए, तुम लोग पढ़ने आए हो, क्या करने आए हो, रात की क्लास है ये, और रात में तुम लोग को सिर्फ यही याद आ रहा है। चलिए, लेकिन एक बात है, रात की क्लास में मजा अपना है, ये तो है, ये हमेशा याद रहता है। और सबसे अच्छी बात है एग्जाम टाइम में है, ये याद रह जाएगा, है कि नहीं। लेकिन यही कि इसके लिए जगना पड़ता है। आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, गलत कब माना जाएगा। गलत तब माना जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, कि जब ओनर या कोई भी ऐसा आदमी जो इंचार्ज ऑफ कंप्यूटर है, इन टोटल अगर उनसे नहीं पूछे, किससे नहीं पूछे, या तो ओनर से नहीं पूछे, या तुम किससे नहीं पूछे, इंचार्ज से नहीं पूछे। तो बिना ओनर या बिना इंचार्ज से पूछे हुए ABCD कितना, देखो तो अगले पेज में भी है, इतना ही है। तो बोलो कितना हुआ, गिनो, 7। ये 7 काम करोगे तो क्या माना जाएगा, साइबर ऑफेंस। क्या माना जाएगा, साइबर ऑफेंस। आ जाओ भाई, साइबर ऑफेंस क्या होता है, आओ। आप बिना पूछे एक्सेस ले रहे हो, एक्सेस समझते हो ना, किसी का कंप्यूटर खोल के देख रहे हो, जो यहां लोगों की आदत है। अगला डाउनलोड, ये तो सबसे पहले होता है, पेन ड्राइव लेके ही पॉकेट में चलते हैं हम लोग, कि जहां कोई वीडियो देखा पहले डाउनलोड कर बाद में देखा जाएगा। अब बताइए ये सब कितना घटिया चीज है। अगला, आप अच्छा बहुत बार उल्टा भी करते हैं, बहुत बार मालूम चला डाउनलोड नहीं, मतलब कंप्यूटर से लिए नहीं, कंप्यूटर को दिए, और दिए क्या, वायरस। देखो यहां लिखा हुआ है, क्या दिए कंप्यूटर में, कंप्यूटर कॉन्टामिनेंट या कंप्यूटर वायरस। अरे यही लोग तो करता है, आपको मालूम है। अब आने वाले समय में जो आतंकवादी सब है, यही काम करेगा, हैक तो कर लेता है। सरकार का आज मतलब IRCTC, अगर आज IRCTC का वेबसाइट हैक हो जाए, खत्म है कहानी। इंडियन रेलवे का अगर हैक कर ले तो ट्रेनों का टक्कर हो जाएगा 1 सेकंड में, नहीं हो जाएगा। पहले बताइए आप क्या समझते हो, आने वाला समय में साइबर वॉर होगा, और साइबर वॉर हो भी रहा है क्या नहीं। आइए अगला। अच्छा, या तुम क्या कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो, रोक रहे हो। डिसरप्ट का मतलब क्या होता है, रोकना, जो उसका नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें डिसरप्शन पैदा कर रहे हो, मतलब अवरोध, रोक। अगला, डिस्ट्रॉय डिलीट, ये तो बड़ा अच्छा होता है, ज्यादा बोल रहा है डिलीट कर दे, काम ही खत्म। हाँ, फॉर्मेट कर दिया, ये लो, बेचारा का तो गया, कंप्यूटर ही खत्म। अगला, चोरी कर लिया, अरे भाई इसमें तो और मजा है, चोरी कर लिया। अच्छा, स्टील का कंसील मतलब छिपाना, बेचारे का फोल्डर क्या कर दिया, एक होता है फोल्डर इनविजिबल हो जाता है। हाँ, हाइट मतलब वो दिखता नहीं है, और उसका कुछ तरीका होता है, उस फोल्डर में जाओगे, फिर लॉक खोलोगे तब वो फोल्डर आता है। फोल्डर लॉक वाला भी चलता है, कंप्यूटर में होता है ये सब, मैंने अपने जमाने में किया था, तुम लोग भी किए होगे। तो ऐसा क्या डाले थे जो तुम लोग को लॉक लगाना पड़ा था, तुम लोग, अच्छा आप क्या डाले थे। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, आप एक चीज नहीं देखे, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इसको मोटा मोटा अलग करो तो, क्यों अलग करो, अरे ये तो बताया ना, 1 2 3 4 5 6 7 चीजें बिना पूछे करोगे तो क्या होगा, तो ये तो नीचे लिखा ना क्या होगा, ही शैल बी लाइबल टू पे डैमेज बाय द वे ऑफ कंपनसेशन टू द पर्सन सो अफेक्टेड। तो ये बेचारा, ये अलग लाइन होना चाहिए था, इसी में रह गया बेचारा, तो ये अलग कर दिया तुम लोगों ने। तो बताओ कितने काम करोगे तो कंपनसेशन देना पड़ सकता है, 7। 7 में थोड़ा बताओ तो, मोटे मोटे तौर पर बताओ तो।
तुम्हारी एनर्जी को देखकर लग रहा आ गया। अब आइए, अच्छा इसमें सेक्शन नंबर 43 पढ़ रहे हैं हम। इसमें कंप्यूटर कॉन्टामिनेंट का मतलब क्या होता है बताओ? कॉन्टामिनेंट क्या होता है? कॉन्टामिनेंट का मतलब गंदगी, है ना? हाँ, गंदगी। अब बोलो सर कंप्यूटर गंदगी का क्या मतलब? झाड़ दूंगा। कंप्यूटर का गंदगी क्या है बताइए? एक्सटर्नल होगा कि इंटरनल होगा? कंप्यूटर वायरस एक तरीके का कंप्यूटर कॉन्टामिनेंट है। कंप्यूटर वायरस इज अ काइंड ऑफ कंप्यूटर कॉन्टामिनेंट। तो याद है ना, कंप्यूटर कॉन्टामिनेंट एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है। कंप्यूटर में तो सब कुछ इंस्ट्रक्शन ही होता है, मालूम है? कीबोर्ड पे तुम जो भी करते हो, जैसे एफ दबाए तो वो भी क्या है उधर? एक क्या गया? इंस्ट्रक्शन गया। कमांड, यस उसको क्या बोलते हैं? कमांड। आपने कमांड दिया, इंस्ट्रक्शन को ही आप क्या लिख दो? कमांड लिख दो। लिखा कमांड? कमांड। आपने कमांड ऐसा दिया जिससे बेचारा सामने वाले का प्रोग्राम क्या हो गया? मॉडिफाई, डिस्ट्रॉय, है ना? या उसका बेचारे का जो नॉर्मल ऑपरेशन था वो यूसर्प। यूसर्प का मतलब क्या होता है? रुक जाना, अवरोध बनना, वही रोकना। समझे? अवरोध समझते हैं? अवरोध, हाँ, रुकावट, है ना? यूसर्प का मतलब क्या होता है? रुकावट। अब सुनो, जैसे मालूम चला, तुम लोग देखे होगे, तुम्हारा कोई दोस्त लाया होगा पेन ड्राइव, पेन ड्राइव लगा दिया, उसके बाद वो पेन ड्राइव लेके घर चला गया, उसके बाद कमांड दे रहे हैं कुछ और, हो रहा है कुछ और। बहुत बार वायरस घुस जाता है, देखा होगा, अपने आप शट डाउन होने लगेगा, है ना? चल रहा है सीधा शट डाउन। तो बताइए क्या उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग खराब हो गई? तो इसका मतलब वो पेन ड्राइव से क्या डाला? कंप्यूटर कॉन्टामिनेंट डाला। क्या डाला? और उस कंप्यूटर कॉन्टामिनेंट में सबसे पॉपुलर कौन है? कंप्यूटर वायरस। बताइए, कंप्यूटर, फिर वही बात, कंप्यूटर वायरस एक तरीके का क्या है? कमांड। क्या है? कमांड है। कैसा कमांड है? जिससे फिर वही बात, जो उस कंप्यूटर का परफॉर्मेंस है वो नॉर्मली कैसा अफेक्ट हो गया? एडवर्सली अफेक्ट हो गया, डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डिग्रेड हो गया। और सबसे अजीब आजकल का वायरस सब तो गजब है, वो किसी और कंप्यूटर रिसोर्स के साथ अटैच हो जाता है। आपको मालूम है, एक फोल्डर में आएगा वो, और वो क्या करेगा? फोल्डर टू दूसरे फोल्डर, दूसरा फोल्डर से तीसरा फोल्डर, सब में घुसता जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आपका पेन ड्राइव आया, पेन ड्राइव से आपने एक फिल्म डाउनलोड किया, क्या उस फिल्म में ही रह जाता है वो, या पूरे कंप्यूटर में फैलना शुरू हो जाता है? इसी को तो वायरस बोलते हैं, तभी तो उसका नाम वायरस है, तभी तो वायरस है। और जैसे अभी कोरोना वायरस आया तो नाक से घुसता था, तो नाक से घुस के नाक में ही रह जाता था या पूरे में फैल जाता था? तो इसी तरीके से कंप्यूटर वायरस क्या करता है? किसी एक फाइल के साथ आएगा, पर हर फाइल के साथ धीरे धीरे अटैच होके हर जगह घुस जाएगा। समझे? चलो अब आओ, हेडिंग बोलो। अब मुझे आप लोग ये बताओ सबसे पहले, डेटा प्रोटेक्शन किसका काम है? तो भाई कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो पजेस कर रहा है, डील कर रहा है, हैंडल कर रहा है, कौन सा डेटा? पर्सनल डेटा या इंफॉर्मेशन। आप एक बात बताइए, आज इंस्टाग्राम है और फेसबुक है, और चलो इंस्टाग्राम फेसबुक तो चलो फिर भी ओपन है, व्हाट्सअप पे क्या क्या भेजा जा रहा है एक दूसरे को, लोग क्या क्या भेजते हैं? टेलीग्राम पे तो और लंबा लंबा वीडियो जा रहा है। अरे फिल्में जा रही है ना, हाँ फिल्में जा रही है। आप बताइए, आज वो लोग लीक करना शुरू कर दे तो आप समझ सकते हैं पूरा वर्ल्ड मतलब खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे हो? आज व्हाट्सएप को सबके बारे में सब कुछ मालूम है। अगर व्हाट्सएप का कोई स्टाफ बैठ के देखते रहे तो हो गया। तो आपने सुना होगा व्हाट्सएप में लोग लिखते हैं इनक्रिप्टेड है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड ऐसे बोलता है ना। अब वो इनक्रिप्टेड है कि नहीं, मैंने सुना शायद तुम्हारा वो जो बोलते हो कौन ग्राम, टेलीग्राम, वो ज्यादा इनक्रिप्टेड है शायद। वो दोनों में से ज्यादा कौन, मतलब लीक कहां से ज्यादा होने का डर है? व्हाट्सएप से ज्यादा सिक्योर कौन है? व्हाट्सएप सिक्योर है या वो टेलीग्राम? व्हाट्सएप को ब्रीच कर सकता है। ये तो बोला व्हाट्सएप को ब्रीच कर सकता है, समझ लो भाई तुम लोग जो भेजे हुए हो तो फंस गया तुम लोग। और टेलीग्राम मतलब ठीक है, तुम बोलो टेलीग्राम ज्यादा सिक्योर है। अच्छा, अभी क्या हुआ, तुम लोग को, खैर मैं भूल गया पर अच्छा नाम था उसका। आज से 6-7 साल 8 साल पहले एक आया था, एस से नाम था, नहीं स्काइप ऑर्कुट नहीं, ऑर्कुट तो मैं चलाता था, सहारा क्या तो नाम था उसका। उसमें क्या था कि नहीं, स्काइप नहीं,
उसका नाम बड़ा अच्छा था, सहारा सहेरा ऐसे करके था, कुछ कंपनी थी उधर की। उसमें आप किसी को कुछ भी भेज सकते थे और उसको ये पता नहीं चलता था कि कौन भेज रहा है। अब कुछ भी, उस समय तो मुझे ऐसा ऐसा मैसेज सब आता था, है ना। सुनिए मैं बता रहा हूँ, एकदम पता नहीं। अब वही हो गया तुम्हारा व्हाट्सअप चैनल पे, जो नया व्हाट्सअप चैनल आया है, उस पे आप कुछ भी भेजते हो ना, मुझे पता नहीं चलता कि कौन बच्चा उसमें क्या भेजा और कुछ भी भेजे जा रहा है। तो वो चला था उस समय, वो बंद हो गया। बंद तो हो गया, जब तक वो चल रहा था तब तक तो लोगों को लगता था कि भाई ये लॉ का कंप्लाइंस करेगा, ये गलत नहीं करेगा। जब उसको बंद ही करना तो लीक कर देगा तो क्या कर लोगे। अभी जब कोरोना चल रहा था बीच में, तो जियो वाला सब शुरू में आया था और फ्री फ्री में दे रहा था डेटा उटा। तो उसमें बड़ा अच्छा एक मीम आया था कि रिलायंस जियो के मालिक ने कहा है कि अगर तुमने अगले बार रिचार्ज नहीं कराया तो मैं, हाँ नहीं मेरे, हाँ मेरे फ्री डेटा से जो जो वेबसाइट तुम देखे होगे उसका नाम निकाल के माता पिता को भेज दूंगा। आप बताइए, अच्छा सच बताइए, अगर ऐसा ऐसा होने लगे तो एक बात बताओ, ये आपको लगता है ये पूरा विश्वास टूट नहीं जाएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, कोई भी ऐसी कंपनी जो पर्सनल डेटा में डील कर रही, जैसे व्हाट्सअप, जैसे टेलीग्राम, लिखो ये सब लिखो, व्हाट्सअप बॉडी कॉपी के बगल में लिखो ना, व्हाट्सअप हो गया, और बोलो क्या, टेलीग्राम, और बोलो तो कौन होता है, इंस्टाग्राम तो थोड़ा पब्लिक जैसा है, आप कोई भी फोटो डालते हो तो दुनिया तो देखती है ना, पर व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे तो आप वही देखता है जिसको आप भेजते हो। स्नैपचैट पता नहीं, तुम लोग ज्यादा जान रहे हो भाई। चलो आओ, कुछ लोग बहुत चालाक हैं, कह लोग व्हाट्सअप चेक करेगा ना तो हम ईमो पे भेजेंगे। ईमो भी है और कौन कौन सब है। चलिए खैर, सुनिए, आपको नहीं लगता है कि अगर ये नेग्लिजेंट हो गए तो लीक कर जाएगा सब कुछ, और जब लीक करेगा तो बेचारा सामने वाले को क्या रॉन्गफुल लॉस नहीं होगा, रॉन्गफुल गेन नहीं होगा, पूरा रेपुटेशन ही चला जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो याद रखिएगा, उसको फिर क्या पे करना पड़ जाएगा, डैमेज बाय द वे ऑफ कंपनसेशन, और ये बहुत जरूरी है। आ जाओ भाई, अपीलेट ट्राइब्यूनल बताओ, इस एक्ट के अंदर अपीलेट ट्राइब्यूनल बनाया है या सेक्शन 14 ऑफ ट्राई में बनाया है? सेक्शन 14 ऑफ ट्राई एक्ट। कौन सा एक्ट? ट्राई एक्ट का नाम जानते हो ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। इसके अंदर एक ट्राइब्यूनल है, उस ट्राइब्यूनल का नाम बोलो। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल, क्या हो गया ये? TDSAT। हाँ, TDSAT। तो जो TDSAT है वही इस एक्ट के लिए भी क्या माना जाएगा, बोलो? अपीलेट ट्राइब्यूनल माना जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है, क्या इसको सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा कि आपका क्या क्या, कौन कौन सा मैटर और कौन कौन से प्लेसेस आपके जुरिडिक्शन में आएंगे? जैसे एक तो ट्राई एक्ट का आएगा ही, अब देखो तुम्हारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का भी सारा केस यहीं आएगा। हो गया ना, दो जुरिडिक्शन तो दिखाई दिया मैंने। अगला, तुमको अगर दुख है, किससे दुख है? कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी या इस एक्ट के अंदर के किसी एडजुडिकेटर से, तो तुम कहां अपील करोगे? अपीलेट ट्राइब्यूनल में। कितने दिन के अंदर? 45 डेज के अंदर। अच्छा, अपीलेट ट्राइब्यूनल का भी फैसला तुम्हें पसंद नहीं आया तो उसके खिलाफ कहां अपील होगा? हाई कोर्ट में। कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर। और सिविल कोर्ट कहीं दिखेगा अभी तक? जब तक हाई कोर्ट तक तो कोई सिविल कोर्ट नहीं है। तो सबसे पहले कंट्रोलर या एडजुडिकेटर, उसके बाद अपीलेट ट्राइब्यूनल, उसके बाद हाई कोर्ट। याद रखा, सिविल कोर्ट का कोई भी रोल नहीं है। इसको बार कर दिया ना, देखो बार्ड। तो क्या सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन बार्ड रहेगा, बोलो? यस। चलो हेडिंग बोलो, ऑफेंस रिलेटिंग टू कंप्यूटर, है ना। बताओ कौन सा चैप्टर नंबर? 11। सेक्शन कहां से कहां तक, किससे डील करता है? ठीक है, आइए चलो सबसे पहले देखते जाओ। अगर तुम कभी भी टैंपरिंग करते हुए पकड़े गए, क्या करते हुए पकड़े गए? टैंपरिंग, तो 3 साल तक की जेल, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, और दोनों भी हो सकता है। ठीक है जी। चलिए अब आइए सेक्शन नंबर 66। टैंपरिंग समझते हो ना, छेड़छाड़। आइए, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, सेक्शन नंबर 66। इसमें भी अगर कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस करोगे तो यहां भी 3 साल है, बस लेकिन इस बार 2 लाख नहीं, 5 लाख है, और दोनों भी हो सकता है। अब बोलोगे सर कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस होता कौन कौन है, तो लो सब मिला के ये सब क्या है? कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस। लिखो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, लिखो, लिखा कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस। अब जल्दी से पढ़ जाओ पूरा।
पढ़ो जल्दी से, कीवर्ड को टिक लगाना सीखो। कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, अब ज्यादा छोड़ नहीं सकता, सो जाएगा सब ऐसे में, मुझे बीच बीच में बोलते रहना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इतने ही देर में मालूम चला है एक पहर का नींद ले लेगा। चलिए अब बताओ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। एक बात बताइए, आपको क्या लगता है एक्स्ट्रा का मतलब भारत के बाहर? एक बात बताओ कि आपको क्या लगता है साइबर ऑफेंसिव भारत में होते हैं या उसको रूट कर देता है कहां से, फॉरेन से? अरे क्या क्या नहीं हो रहा है। आपको मालूम है कुछ लोग आपको कॉल ऐसे नंबर से कराएंगे जो भारत के बाहर का होगा और गाली गलौज सब दिलवा देंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा होता है? जो इसको मालूम भी है ना? तो सुनिए, अच्छा एक बात बताइए, आपने भारत के बाहर के नंबर से कॉल करवाया पर कॉल तो भारत के फोन पे हुआ, भारत के फोन पे हुआ, ईमेल भारत से बाहर से भिजवाया पर ईमेल आया तो भारत के कंप्यूटर पे, तो क्या उस पर जुरिडिक्शन बनेगा इस एक्ट का? यस। अगर याद रखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कहां से भेजा, इंपॉर्टेंट ये है कंप्यूटर कहां का था। अगर कंप्यूटर इंडिया का है, भेजा दुनिया में कहीं से भी, क्या इस एक्ट का जुरिडिक्शन बनेगा, मैं ये पूछ रहा हूं। तो ये इंट्रा टेरिटोरियल है या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। ठीक है, हेडिंग बोलो। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर होता कौन है, लिख लो। बताओ तो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, लिखो। जीमेल लिखो, जीमेल। याहू चलता है कि नहीं, कि बंद हो गया अब? चलता है याहू। और बोलो कौन है? जीमेल, याहू, व्हाट्सएप है, नहीं व्हाट्सएप हो गया। और बोलो रेडिट मेल, चलो और बोलो व्हाट्सएप के साथ, और बोलो क्या क्या है? टेलीग्राम, मैसेंजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत हो गया। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये लोग कौन है? नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, जिसके नेटवर्क का इस्तेमाल करके हम अपना नेटवर्क बनाते हैं, ये करते हैं ना। तो एक बात बताओ, मैं जनरली ये पूछ रहा हूं, सुनो, एक आदमी ने दूसरे आदमी को फेसबुक पर गाली लिख दिया, क्या उसके लिए फेसबुक जिम्मेदार होगा? एक आदमी ने जीमेल पे दूसरे आदमी को धमकी भेज दिया, भयंकर धमकी भेजा कि कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, और सच में वो 5:30 बजे निकाल दिया उसको। आप बताओ, ध्यान रखिएगा, सुनो, सबसे पहले नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर का एक और नाम है, जानते हो, उसी का एग्जांपल सेम ही लिखवाया तुम लोग को, याद रखिएगा। एनएसपी वो लोग हैं, एनएसपी का मतलब नेताजी सुभाष पैलेस है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। वो एक कंपनी है जो ओन करती है, ऑपरेट करती है और बेचती है क्या? एक्सेस। व्हाट्सएप का एक्सेस लेना चाहेंगे तो व्हाट्सएप को पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड करना पड़ेगा ना। तो चलिए क्या लिखा है? इंटरनेट बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। याद रखना, इसका मतलब एनएसपी को बहुत सारे मैटर हैंडल करने पड़ते हैं, और ऐसे मैटर भी उसको हैंडल करना पड़ते हैं जो कभी कभी इस एक्ट को क्या कर जाते हैं? कॉन्ट्रावीन। तो ये इनको याद रखिएगा, एग्जेम्पशन दे दिया। कौन? वाईफाई? नहीं नहीं, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हर तरीके का। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? नेटवर्क का मतलब क्या होता है? जिसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हम वो कर रहे हैं। वाईफाई वाला भी हो सकता है, इंटरनेट सिर्फ ही है। और बोलो कौन है? और कौन कौन इंटरनेट किसे किसे लेते हो? ANI है, लक्ष्मी नगर में तो अलग अलग है, एक्साइटल है, तो ये सब भी है, एयरटेल है ना, हाथवे है, हाथवे, हाथवे क्या बोलते हो? हाँ ये है। तो ये सब भी है, सब ही है। इंटरमीडिएट का मतलब जिसके थ्रू हो रहा है, ये सब है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब उनको उनके थ्रू कुछ भी जा रहा है, तो एक तो ये भारत का ना एक बड़ा ये है कि कुछ भी गलती हो ना, ओनर को पकड़ो, क्योंकि उसको मालूम है, पुलिस सबको मालूम होता है कि ओनर ही पैसा देगा। सबसे पहले ही ओनर को पकड़ते हैं। आज इस कोचिंग में कोई बच्चा अपना पर्सनल मुद्दे पर मारपीट कर ले, है ना, लेकिन सबसे पहले ओनर को पकड़ो, क्योंकि उनको मालूम है बच्चा क्या पैसा देगा, ओनर देगा। ओनर बिजनेसमैन है बेचारा, झुका हुआ आदमी है।
यही दुनिया में ऐसे चलता है। इसी को समझ लिया सरकार यहाँ पे कि यहाँ पे भी दिक्कत करेगा। अब जीमेल पे कोई किसी को धमकी दे, जीमेल बंद करा दोगे तुम, ये कोई मतलब है क्या? तो इन्होंने उसको क्या दे दिया, एग्जेम्पशन दे दिया। क्या दे दिया? एग्जेम्पशन। अब अच्छा एग्जेम्पशन दिया कि यहां से लिखा नो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर विल बी लाइबल, अगर वो दो चीज प्रूव करे। और ये दूसरे एक्ट में भी डिफेंस पढ़ते हो, ये सब डिफेंस है, याद है? अगर वो दो डिफेंस ले लिया तो फिर वो लाइबल नहीं होगा। पहला डिफेंस क्या? सर मेरे नॉलेज में नहीं था। अब जैसे तुम्हारा साफ बोल देगा व्हाट्सअप, सर जो भी मैसेजेस को भेजते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे वो इनक्रिप्टेड होते हैं, वो हम भी देख नहीं पाते। अब वो मालूम व्हाट्सअप भी नहीं देख पाता है। व्हाट्सअप बोलता तो यही है। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है? आपने भेजा और जिसको मिला बस वही देख रहा है, बीच में हम भी नहीं देख रहे हैं, वही यही समझाना चाहता है ना? तो कहा मेरे नॉलेज में है ही नहीं कौन किसको क्या भेज रहा है, मैं बैठ के थोड़ी देखता रहता हूं सर, और मैं अगर देखने लगा तो मुश्किल हो जाएगा। दूसरा जब मुझे पता चला तो मैंने उसको रोकने के लिए पूरा दम लगा दिया, जैसे लोग आजकल दम लगा रहे हैं। तुम कोई भी वीडियो को बार बार भेजोगे तो उस पर अपने आप लिखा जाता है फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, है ना? किसी को हैप्पी बर्थडे भेजा उस पर लिखा हुआ था फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, तो सामने वाले को कितना बुरा लगेगा कि फॉरवर्डेड मैसेज भेजा है। इससे अच्छा तुम HBD लिख दो, वो ज्यादा अच्छा है। फॉरवर्डेड मैसेज मुझे इतना बुरा लगता है दुनिया में, आप विश्वास कीजिए मेरे बर्थडे पे भी कितने मैसेज आते हैं, पर जो फॉरवर्डेड भेजा ना, ये हैप्पी टीचर्स डे पे या गुरु पूर्णिमा पे जो भेजा फॉरवर्डेड, मैं उसका जवाब नहीं देता। और जो बच्चा अपने से एक लाइन भी लिखा मेरे लिए, मैं उसका जवाब देता हूं। अरे भाई तुम कुछ तो रखो यार, रिलेशन का मतलब कुछ तो रखो। बहुत बार ऐसा आता है मेरे पास फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, मैंने कहा मैं मेनी में काउंट हो रहा हूं, तो भाई तुम रहो, तुम मेनी को ढूंढो, मैं नहीं मिलूंगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अब बताइए, आप ही बताओ, किसी आप ही को मैसेज आई लव यू फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, आप जवाब दोगे? अगर आप जवाब दे रहे हो तो आप बहुत बड़े बेवकूफ, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो अच्छा, कभी कभी उनको पता चलता है तो वो रोकते हैं। जैसे बहुत बार आजकल सुना होगा कहीं दंगा हो रहा है, किसी एरिया में दंगा हो रहा है, तो वो अच्छा आजकल सुना, पहले फॉरवर्ड हम लोग बहुतों को करते थे, एक बार में मैसेज उठाया सेलेक्ट कर दिया, अब सुना सर 5 है कि कितना है, 5 ही है, तो रोक तो रहा है ना भाई वो लोग, है कि नहीं? चलो, तो अगर ये दो डिफेंस वो लोग ले लेंगे तो वो लाइबल नहीं, और नहीं भी होने चाहिए मेरा मानना है। कितना लाइबिलिटी होगा? अरे इसी के साथ तो ये चैप्टर खत्म हो गया यार, पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा था, है ना? तो चलिए पहला चैप्टर तो हो गया।